बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेंटोर और ट्यूटर अब्दुल मोइज़ और ये कोर्स जो है ये HTML फॉर बिगनर्स है। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। ये कोर्स जो है ये क्योंकि बिगनर्स के लिए है, तो इसमें आपको मैं HTML के हवाले से जो बहुत ही कोर स्किल्स हैं वो मैं आपके साथ डेवलप करने की कोशिश करूंगा, और ताकि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेब डेवलपर की या वेब डिज़ाइनर के करियर के पाथ को आप चुन सकें, उसके अंदर जा सकें। इस कोर्स के अंदर आप HTML मेरे साथ आप पढ़ेंगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और उसको फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे और HTML के पेजेस वगैरह बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि HTML लिखने के बाद वो नज़र कैसे आती है वेब ब्राउज़र के अंदर। तो इस कोर्स को लेने के लिए, एनरोल होने के लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोई भी एज का बंदा जो है इस कोर्स को लेकर परसू कर सकता है और सीख सकता है। अगर आप स्कूल के अंदर हैं, एडमिट हैं, आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है और आपको HTML को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्प आउट होगा। HTML को लर्न करने के लिए आपको मैं कोई स्पेसिफिक टूल्स जो हैं, महंगे जो टूल्स हैं, वो आपको मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, जैसे कि ड्रीम वीवर हो गया या कोई और लाइसेंस्ड एडिटर्स वगैरह जो अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, या मैक या लिनक्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपने काम कैसे करना है। इंटरनेट ब्राउज़र आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसा कि मोज़िला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है या सफारी वगैरह। और आपको मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर जो है उसके साथ मैं काम करूँगा, तो वो आपको मैं साथ साथ गाइड करूँगा उसके उसके अंदर आपने काम कैसे करना है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बड़ी अपने करियर को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं और नई-नई चीज़ें जो हैं वो आप लर्न कर सकते हैं, जैसे कि CSS वगैरह है, HTML5 है, CSS3 है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं, फिर jQuery, फिर उससे मज़ीद एडवांस्ड अगर आप जाना चाहें तो ASP.NET, PHP वगैरह में जाकर वेब डेवलपमेंट के करियर को आप परसू कर सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं आपको HTML जो है वो सिखाऊँ, और इसमें आपको मैं HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जिनको टैग्स वगैरह भी कहते हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा। कमेंट्स को हम देखेंगे, कमेंट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, उनको कैसे आप जो है वो बना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोटेशंस वगैरह क्या होती हैं, लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स जो हैं उनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेबल्स, लिस्ट्स वगैरह जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नेस्टेड एलिमेंट्स जो हैं उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड किया है इनको। इस कोर्स के अंदर मैंने जो चीज़ें इंक्लूड नहीं की वो हैं एडवांस्ड HTML, जो कि HTML5 है, और HTML के डिज़ाइन यानी CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं उनको मैं नहीं कवर कर रहा, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है उसको भी मैं इस कोर्स के अंदर कवर नहीं कर रहा। ऑल्दो मैं कुछ CSS जो है अपने कोर्स के अंदर यूज़ करूँगा हल्की फुल्की, लेकिन मेरा गोल यहाँ पर बिल्कुल जो है वो HTML को कवर करने का है और CSS के ऊपर नहीं है, बल्कि CSS के ऊपर इंशाल्लाह मैं नया कोर्स जो है एक लॉन्च करूँगा, तो उसमें आप CSS वगैरह जो है वो भी सीख सकते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग जो है HTML के जो पेजेस हैं उनको आप बना भी सकेंगे, और वेब पे, इंटरनेट पे जो HTML वगैरह जो पेजेस के अंदर यूज़ हो रही है उसको आप जो है मैनिपुलेट कर सकेंगे, आप समझ सकेंगे कि कहाँ पर HTML क्या कर रही है। तो चले, कोर्स स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से है कि मैंने
हर टॉपिक को क्लास के अंदर जो है वो उसको मैंने प्रेजेंट किया है। तो हर क्लास के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं, सैम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइजेज वगैरह भी मैं आपको करवाऊँगा ताकि प्रैक्टिकली आपके हैंड्स ऑन हो जाएँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एडिटर और ब्राउज़र जो आपने यूज़ करने हैं वो कौन से हैं और वो क्यों यूज़ करने हैं। तो एडिटर्स जो हैं ये बेसिकली टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमने यूज़ करने हैं और अगर आप विंडोज़, मैक या लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनके अपने बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। जैसे मैं अगर विंडोज़ की बात करूँ तो ये नोटपैड जो है ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट और बेसिक टेक्स्ट एडिटर जो है फ्री में अवेलेबल है। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस जो टेक्स्ट एडिटर है उसको आप यूज़ करें। तो इसको डाउनलोड आप बड़े फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये इसके लिए कोई लाइसेंस की वगैरह जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए नोटपैड डैश प्लस प्लस डैश प्लस डॉट इसको डाउनलोड करने के लिए नोटपैड डैश प्लस डॉट ORG के लिंक को विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर को सिलेक्ट करने की वजह ये है कि इसके अंदर ये बहुत ही लाइट वेट है और इसके अंदर बहुत ही कूल फीचर्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करती हैं वो फीचर्स। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप जो को ये एक बेसिक HTML के डॉक्यूमेंट को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी ये टैग्स हैं इनको ब्लू कलर दिया है, जो टेक्स्ट है उसको ब्लैक दिया है और जो कमेंट है इसको उसने ग्रीन कलर दिया है। तो इसके ज़रिए इस टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए आप अपने कोड को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग इवन आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस को ही यूज़ करें। तो इसके ज़रिए आप कोई भी HTML के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउज़र जो है वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, मैं अपने पूरे कोर्स के दौरान मोज़िला फायरफॉक्स को यूज़ करूँगा क्योंकि पूरे इस कोर्स के अंदर जो वेब ब्राउज़र मैं यूज़ करूँगा वो मोज़िला फायरफॉक्स है। लेकिन आप किसी भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि सफारी है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है। तो क्योंकि ये जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं ये सारे के सारे HTML को समझते हैं और उसको डिस्प्ले करने में आपकी मदद दे सकते हैं। ये क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि HTML क्या होती है। तो HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जिससे बनता है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये लैंग्वेज यूज होती है वेब पेजेस या HTML पेजेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि इंटरनेट पे आपको जितने भी पेजेस मिलते हैं वो सारे के सारे HTML में बनाए जाते हैं और जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो सारे HTML को समझते हैं, तो इसलिए ये बेसिक लैंग्वेज जिससे वेब पेजेस जो है वो बनाए जाते हैं। इस लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनके जरिए हम कंटेंट्स को जो है ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो क्योंकि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके जरिए हम वेब पेजेस या वेब डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इनको सिंटेक्स कहते हैं और इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके हम किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सिंटेक्स वाला वर्ड है ये मैं फ्रीक्वेंटली अपने थ्रू आउट द कोर्स में यूज करूंगा। तो आपको इससे फेमिलियर हो जाना चाहिए कि सिंटेक्स जहां भी मैं कहूंगा तो आपको उसको रिलेट करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सिंटेक्स क्या होता है। तो इसको आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। ब्राउजर के अंदर जाहिर सी बात है जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे एक मखसूस स्ट्रक्चर के अंदर लिखे जाते हैं और फिर उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर वो कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो उसको ब्राउजर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको वो डिस्प्ले फिर कर सकता है। आपने मेक श्योर करना है कि एलिमेंट्स के जो स्पेलिंग्स हैं उनका आपने ख्याल करना है। जो स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा उसी स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। आप ये जो वेब पेजेस हैं या HTML के डॉक्यूमेंट है वो आसानी के साथ आपके बन जाएंगे और आपके जो पेजेस हैं उनके अंदर मसाइल नहीं होंगे और जो कंटेंट्स जैसे आप देंगे वैसे के वैसे आपको ब्राउजर के अंदर नजर आएंगे।
इस क्लास में मैं आपको HTML के एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि ये एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि मज़ीद आगे जाने से पहले आपको HTML के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपको HTML के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो HTML के एलिमेंट जो हैं ये किसी भी HTML के पेज को, HTML के डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके ज़रिए आप इनको बनाते हैं, एक HTML के पेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब भी आप कोड स्टार्ट करेंगे तो आपको HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट नेचर के होते हैं, यानी आपके कंटेंट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रख के आपने इन मुख्तलिफ किस्म के HTML के एलिमेंट्स को आपने यूज़ करना है। जब मैं कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे मतलब ये है कि कंटेंट्स जो हैं वो आपकी हेडिंग्स भी हो सकती हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, क्लिकेबल लिंक्स हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट्स वगैरह होती हैं, तो उनको आप अपने वेब पेज के अंदर उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करके आप उनको अपने कंटेंट्स को उसी तरीके से उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि ये एलिमेंट होते क्या हैं। हर एलिमेंट्स जो हैं इनको टैग्स भी कहा जाता है, और हर कंटेंट को डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे बता देता हूँ कि HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए हम HTML के एलिमेंट को यूज़ करते हैं या टैग को यूज़ करते हैं। ये आपको यहाँ पे ये स्टार्टिंग टैग है, मैं आपको ये मजीद आगे भी डिफाइन कर दूँ, बता दूंगा कि इसका स्टार्टिंग टैग होता है और इसका एंडिंग टैग होता है। यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है, HTML का डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर बॉडी का एलिमेंट है, ये टैग है, और यहाँ पर इसका एंडिंग टैग है। ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे ये हेडिंग 1 है, तो हेडिंग 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कंटेंट्स हैं उसके अंदर, और ये H1 की जो हेडिंग है वो यहाँ पर एंड हो रही है। इसी तरीके से ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का टैग या एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ कंटेंट्स हैं और ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। और इसी तरीके से अगर HTML के मैं कंटेंट्स की बात करूं, HTML डॉक्यूमेंट की, तो HTML के डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स जो हैं वो ये हैं। बॉडी भी उसके अंदर आती है, और बॉडी के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के जो कंटेंट्स है वो आते हैं। इस क्लास में आपको HTML के डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है, और जिनकी मदद से वेब ब्राउज़र को ये पता चलेगा कि उसने इस डॉक्यूमेंट को HTML के लिहाज से पार्स करना है, और उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं HTML के टैग्स के लिहाज से उसने फिर उनको डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम टैग्स भी कहते हैं, और हर एक बेसिक HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इन टैग्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे मजीद चल के भी एलिमेंट्स कभी कहूँगा, कभी टैग्स कहूँगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक जेनेरिक टर्म है, और जो टैग्स हैं वो स्पेसिफिक टर्म है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो यानी टैग अगर मैं कहूँगा तो उसका कोई साथ नाम होगा, जैसे स्टार्ट टैग, एंड टैग। तो अगर मैं एलिमेंट कहूँगा तो स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों जो है ये एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जब डॉक्यूमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो आपने उस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल शुरू में आपने एक एलिमेंट जो है वो लिखना है, और वो एलिमेंट है लेस देन साइन डालना है आपने, डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क और HTML लिख के फिर आपने ग्रेटर देन का साइन डालना है, और ये बीच में आपने यहाँ पे एक स्पेस देनी है। ये डॉक्यूमेंट टाइप का जो एलिमेंट है ये बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, इसका कोई एंड टैग नहीं होता, और ये डॉक्यूमेंट को डिफाइन करेगा कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो वेब पेज है, ये HTML का डॉक्यूमेंट है, और इसके लिहाज से जब ब्राउज़र जो है इसको लोड करेगा तो उस ब्राउज़र को समझ आ जाएगी कि मैंने इस डॉक्यूमेंट की जो पार्सिंग करनी है वो HTML के लिहाज से करनी है। तो अगर मैं इसको आपको नोटपैड प्लस प्लस के अंदर अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट के शुरू में आपको ये नज़र आ रहा होगा, लेस देन साइन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस HTML और ग्रेटर देन साइन। तो ये HTML के डॉक्यूमेंट को ये डिफाइन कर रहा है। जब हमने डॉक्यूमेंट टाइप से शुरू कर लिया अपने HTML के डॉक्यूमेंट को, तो अगला जो मेन टैग है वो है HTML का टैग। तो HTML के टैग जो है उसका स्टार्ट टैग भी होता है और उसका एंड टैग भी होता है, और उसको लिखने का तरीका जो है वो ये है कि आपने लेस देन साइन लगाना है, HTML लिखना है, और ग्रेटर देन का साइन लगा के आपने स्टार्ट टैग जो है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद एंड टैग भी साथ ही आपने देना है, और वो एंड टैग है लेस देन साइन और स्लैश डाल के HTML और ग्रेटर देन के साइन लगा के इसको आपने एंड टैग को आपने क्लोज कर देना है। तो
इसके दरमियान जो ये जगह है, यहाँ पर आपने मज़ीद जो टैग्स हैं वो आपने डिफ़ाइन करने हैं और उसके अंदर कंटेंट्स लिखने हैं। तो अगर मैं इसको HTML के डॉक्यूमेंट में अगर आपको दिखाऊं, तो ये HTML का स्टार्ट टैग है और ये HTML का एंड टैग है। तो इसके अंदर जो है बाकी हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स और कंटेंट्स सारे के सारे HTML के वो यहाँ पे आएंगे। और आपने ये देख लिया होगा कि क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि नोटपैड प्लस प्लस जो है एक अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट प्लस प्लस जो है ये एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। तो क्योंकि ये HTML है तो HTML को ये समझता है, और इसने देखें, इसने HTML के स्टार्ट टैग को और HTML के एंड टैग को इसने हाईलाइट भी कर दिया और बता दिया है कि ये जो टैग्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और अगर आप इसको कोलैप्स करना चाहें तो आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, और एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगला जो टैग है वो है हेड का टैग। ये हेड का टैग जो है ये भी बहुत ही ज़रूरी टैग है, लेकिन ये ऑप्शनल है, कि ये ऑप्शनल है। और इसको भी लिखने का तरीका यही है कि हेड लिख के आपने जस्ट उस टैग को जो है वो कंप्लीट कर देना है। और फिर जो एंडिंग टैग है, स्टार्ट टैग में और एंड टैग में फ़र्क ये होता है कि स्टार्ट टैग में स्लैश नहीं होती और एंड टैग जो है उसके अंदर ये स्लैश पाई जाती है और सेम वही कीवर्ड्स आते हैं। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप लिखें ना लिखें, इससे आपका जो HTML के डॉक्यूमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सही तस्वर होगा, वो ठीक होगा। लेकिन इसको ऐड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेमो करके, कि ये मैंने हेड टैग लिखा है। इस हेड टैग के अंदर ये देखें, मैंने स्टार्ट टैग दिया, इसका एंड टैग दिया, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैग्स हैं मज़ीद हेड टैग के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वो मेटा के टैग्स हैं, मेजर और ज़्यादातर जो है मेटा के टैग्स हैं। और एक टैग जो है वो टाइटल का है। टाइटल का टैग जो है ये बेसिकली जब HTML का डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में लोड होगा तो टैब के अंदर आपको ये टाइटल जो है वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगा। और इसी तरीके से मेटा के टैग्स हैं, मेटा लिख के आपने, इसका कोई एंड स्टार्ट टैग और एंड टैग नहीं होता, मेटा का टैग इसी तरीके से आता है। और ये करेक्टर सेट है, जैसे हम बता रहे हैं कि UTF-8, इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेजेस हैं, जो साइन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि उर्दू है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कोरियन है, उन साइन लैंग्वेजेस को के करेक्टर सेट जो है इसके अंदर मौजूद है। और ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट कर रहा है बेसिकली कि आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स किस्म के साइन लैंग्वेजेस हैं उनको, उनके करेक्टर सेट को आपने यूज़ करना है, और तब इसके कंटेंट जो है इस वेब पेज के आपने लोड करना है। इसी तरीके से मेटा टैग जो है वो नेम का भी हो सकता है, उसमें डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, और आगे कंटेंट इक्वल टू करके आप इसके अंदर कंटेंट्स लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इस पेज की डिस्क्रिप्शन है, इस HTML के डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स हो सकते हैं, इस पेज के ऑथर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हेड का टैग जो है ये, जैसा मैंने पहले बताया, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे तो इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा भी होगा। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़ होती है। और हेड टैग की एक और जो बात मैं आपको बताता चलूँ, कि सिवाय टाइटल के इस टैग के, इसके अलावा जो ये कंटेंट्स हैं ये आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये सर्च इंजन की जो बॉट्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है और उनके लिए ये ज़रूरी है। ये मेटा के जितने भी टैग्स हैं ये, इनके कंटेंट्स ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये वेब क्रॉलर या सर्च इंजन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बेसिक स्ट्रक्चर में अगला जो टैग है वो है बॉडी का टैग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टैग की इम्पोर्टेंस से आपको यहाँ से पता चलेगा कि जितने भी आपके कंटेंट्स हैं जो कि वेब ब्राउज़र में उन्होंने लोड होना है और उन्होंने डिस्प्ले होना है, यानी वेब ब्राउज़र ने उनको आपके सामने डिस्प्ले करना है, तो वो सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो बॉडी के टैग के अंदर आते हैं। और इस टैग को लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, लेस देन साइन बॉडी ग्रेटर देन साइन, और इसके अंदर फिर यहाँ पर इसके बाद ये कंटेंट्स यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद आखिर में आपने बॉडी के टैग को जो है वो और उसके साथ स्लैश दे के आपने इसको एंड कर देना है। HTML की बॉडी का टैग है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके दरमियान आपके सारे के सारे कंटेंट्स आएंगे। तो कुछ जनरल रूल्स हैं, यानी इन टैग्स वगैरह को, एलिमेंट्स को डिफाइन करने के जनरल रूल्स हैं, वो ये हैं कि जब भी आप स्टार्ट टैग लिखें
उसके साथ एंड टैग जो है वो ज़रूर लिखें। और जितनी भी ये टैग्स हैं इनके अंदर जितनी भी ये स्पेलिंग्स हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही होने चाहिए। और प्रोफेशनल वे ये है कि कन्वीनियंट वे भी ये है कि आप जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करके आप ये टैग्स जो हैं इनको डिफ़ाइन करें। कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है HTML, लेकिन बेस्ट वे ये है कि और कन्वेंशनल वे भी यही है कि आप जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करके आप इन टैग्स को डिफ़ाइन करें। और समटाइम्स बल्कि ऑफ़न जो है आपके कंटेंट्स जो हैं बगैर एंड टैग के भी चल जाएंगे, बट इट इज़ नॉट प्रोफेशनल कि आप एंड टैग ना दें। तो जब भी आप स्टार्ट टैग दें साथ ही एंड टैग भी दे दें और उसके दरमियान अपने कंटेंट्स लिखें। जैसे यहाँ पर मैं ये पेज फिर मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं हेड को कोलैप्स कर देता हूँ, ये बॉडी का टैग देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें बॉडी का टैग है, और अगर मैं इस टैग को हाईलाइट करूँ तो ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग बता देगा। और मेरे जितने भी ब्राउज़र के अंदर विजिबल जो कंटेंट्स जिन कंटेंट्स ने विजिबल होना है नज़र आना है वो सारे के सारे कंटेंट्स यहाँ पर होंगे। वो एक लाइन भी हो सकती है, एक 10 लाइनें भी हो सकती हैं, 100 लाइनें भी हो सकती हैं, 1000 लाइन भी हो सकती हैं, 10,000 लाइन्स भी हो सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, इसको आपने ज़रूर इसके जो है ख्याल रखना है। और इसकी जितनी भी सिंटैक्स है, जो भी लिखने के रूल्स हैं HTML को, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको पहला जो है HTML का डॉक्यूमेंट बना के दिखाऊंगा, और उसके अंदर ये चीज़ें मैं ऐड करके आपको उसकी आउटपुट भी इंशाल्लाह सेव करके उसकी आउटपुट भी इंशाल्लाह आपको ब्राउज़र में दिखाऊंगा। इस स्पेसिफिक क्लास में हम एक HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो लिखेंगे और उसको प्रैक्टिकली उसको सेव करके उसको लोड करके देखेंगे कि हमारे जो जो हमने HTML लिखी है उसके अंदर जो कंटेंट्स लिखे हैं वो हमें वेब ब्राउज़र के अंदर वेब पेज के तौर पे हमें वो कैसे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि आपने जो टेक्स्ट एडिटर है उसको कैसे जो है वो ओपन करना है और वो कैसे नज़र आता है। तो मैंने ये वेब मेरा जो टेक्स्ट एडिटर था वो मैंने डाउनलोड किया था जब, तो उसको जब मैंने ओपन किया है तो ये नोटपैड प्लस प्लस का आपको इस तरह का फ़ोल्डर नज़र आएगा, और उसके अंदर आपको ये इस तरह के जो है कुछ फाइल्स और फोल्डर्स नज़र आएंगे। तो आपको एक यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस एक्जी जो है एग्जीक्यूटेबल नज़र आ रही होगी। अगर आपको ये एग्जीक्यूटेबल नज़र नहीं आ रही तो उसको देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर विंडोज़ में जाएं और फाइल नेम एक्सटेंशंस इसको आप चेक कर दें। तो आप जब इसको चेक करते जाएंगे तो उसके बाद ये आपको एग्जीक्यूटेबल नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर ये आप देखें, मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ तो आपको नोटपैड प्लस प्लस और साथ ये छोटा सा आइकॉन आपको नज़र आएगा नोटपैड। तो फाइल एक्सटेंशंस देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन कौन सी है। जैसे ये लॉग है, ये XML है, यहाँ पर TXT है, DLL है, XML है। तो चलें इसको ओपन करके देखते हैं। जब आप इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा, और कर्सर जो है ये बिल्कुल स्टार्ट में होगा। इसकी कन्वीनियंस के लिए मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए भी मैं इसको रीसाइज कर देता हूँ। हाफ स्क्रीन तक आप इसको रीसाइज कर लें। और जो ब्राउज़र है वेब ब्राउज़र, मैंने जैसे कहा था कि मैं फायरफॉक्स यूज़ करूँगा, तो इसको भी आप हाफ स्क्रीन तक ले आएँ ताकि ये दो स्क्रीन्स जो हैं आपके पास होंगी। एक के अंदर जो है हम यहाँ पर HTML लिखेंगे और इस स्क्रीन के अंदर हम उस डॉक्यूमेंट को लोड करके साथ साथ रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमें उसकी आउटपुट कैसे नज़र आती है। तो डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट टाइप के टैग के साथ हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये ऊपर लेस देन साइन डॉग टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस HTML और ग्रेटर देन साइन जो है ये लिख के मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अगला जो टैग होगा हमारा वो जैसा कि मैंने बताया था कि HTML का टैग होगा, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसका स्टार्ट टैग दे दें और साथ ही एंडिंग टैग जो है वो दे दें। तो मैंने स्टार्ट टैग दे दिया है, साथ एंडिंग टैग दे दिया है। और आपको एक चीज़ आपने नोट की होगी कि नोटपैड प्लस प्लस ने अभी तक इनको हाईलाइट नहीं किया कि किसी का कलर ब्लू कर दे, किसी का रेड कर दे, किसी का ग्रीन कर दे। उसकी वजह ये है कि उसको अभी ये नहीं हमने नहीं बताया कि ये फाइल है इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। जो ही हम इसकी एक्सटेंशन देंगे तो इसके जो है कलर स्कीम्स जो है वो चेंज कर देगा। HTML के टैग के बाद जैसा कि मैंने हम हेड का टैग जो है वो डिफाइन कर देते हैं। ये ऑप्शनल है लेकिन हम जो है इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हेड टैग के बाद बॉडी का टैग है, बॉडी का टैग हम दे के हम अपना जो है
HTML का डॉक्यूमेंट जो है उसको, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। और ये स्पेसेस जो दी हुई हैं, मैंने लाइंस छोड़ी हुई हैं, ये आप इनको बेशक जो है वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये कुछ कंटेंट्स लिखने के बाद, बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी आप जो है वो कीज़ प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। और ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, सेव का बटन, इसको भी आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अपने कोर्स का जो फ़ोल्डर है, मैं उसमें इसको ले जाऊँगा, और ये क्लास 6 का फ़ोल्डर है, और इसमें मैं लिख दूँगा जी कि क्लास 6। और यहाँ पर जो है इसको एक्सटेंशन जो है txt की नहीं देनी, बल्कि मैं यहाँ पर इसको जो है डॉट करके html की एक्सटेंशन दूंगा। इससे पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो html डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं। और इससे ब्राउज़र को भी पता चलेगा कि ये जो कंटेंट्स हैं ये html के कंटेंट्स हैं और इनको मैंने डिस्प्ले कैसे करना है। तो मैं सेव कर दूंगा। अब देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसने वो जो टैग्स थे उनको इसने, आप देखें, रिलेट करना शुरू कर दिया कि ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। तो मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। आपने फॉर्मेटिंग जब करेंगे तो ये आपको लाइंस यहाँ पे नज़र आएंगी, और आपको ये गाइड भी करेगा कि ये आउटर टैग्स हैं और ये उसके अंदर टैग हैं, और फिर ये ये अलग से टैग हैं, ये अलग से टैग हैं। तो हम इसको फिर से सेव कर देते हैं, और हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक डॉक्यूमेंट का हमारे पास आ गया है। तो अब इसको देखते हैं जी कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये HTML का जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है अभी, इसको सेव भी किया है। तो इसको देख लेते हैं कि ये ब्राउज़र में जो है हमें कैसे नज़र आएगा। आपके लिए मैंने यहाँ पर हेड के टैग के अंदर टाइटल का एक टैग दिया है, और इसके अंदर मैंने ये क्लास 6 क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट जो है उसका टाइटल दे दिया। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से नज़र आएगा। तो इसको ओपन करने के लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाऊँगा जहाँ पर मेरे जो ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया है क्लास 6 में। तो ये देखें, ये HTML का डॉक्यूमेंट है। इसको मैं ड्रैग करके मैं अपने इस ब्राउज़र के अंदर इसको जो है अगर मैं पुश करता हूँ, तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक ये टैग्स दिए हैं। और टैग्स देने के बाद हमने एक टाइटल जो है वो कंटेंट के तौर पे हमने यहाँ पे ऐड किया। तो वो टाइटल देखें आप, ये टैब के अंदर आपको नज़र आ रहा है, क्लास 6 क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो HTML का कोड लिखा है वो ब्राउज़र में बिल्कुल सही लोड हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके अंदर जो भी चीज़ें थी हमने जो डाली थी वो ब्राउज़र ने आपको वैसे के वैसे लोड करके दिखा दी हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या जो ये मैंने कोड लिखा है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ब्राउज़र के अंदर वो मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप है, आप यहाँ पर किसी जगह पे भी राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स करें। तो जब आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको देखें, जो जो आपने कोड यहाँ पर लिखा है HTML का, सेम वही कोड आपको यहाँ पर लोड होके नज़र आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि HTML मैंने लिखी है वही सेम HTML यहाँ पर लोड हो गई है। तो एंड पे मैं आपको मज़ीद फिर एक दफ़ा फिर जो है ये बताता चलूँ कि आपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जब टैग्स लिखने हैं तो आपने इनकी तरतीब जो है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप का जो टैग है, इसका कोई स्टार्ट और एंड टैग नहीं होता, ये एक ही टैग होता है और ये डॉक्यूमेंट के शुरू में आता है। उसके बाद HTML का टैग आता है, इसका स्टार्ट टैग होगा, एंड टैग होगा, और जितने भी कंटेंट्स हैं और टैग्स हैं बाकी जितने भी HTML के, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। फिर इसके अंदर हेड का टैग है, उसके अंदर हम टाइटल भी लिख सकते हैं और मेटा के टैग जो हैं वो डाल सकते हैं। और हेड के टैग के बाद बॉडी का टैग है, और ये बॉडी का टैग जो है इसके अंदर हमारे जितने भी स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटिंग है, हमारे जितने के जितने कंटेंट्स हैं जो कि वेब पेज के अंदर जिन्होंने डिस्प्ले होना है, जो कि सामने नज़र आना है, वो सारे के सारे कंटेंट्स यहाँ पर हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। और आखिरी टिप ये है कि हेड का टैग और बॉडी का टैग, ये दोनों और बाकी सारे जितने भी टैग्स हैं वो सारे HTML के टैग के अंदर आते हैं, और उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है और इनके सिंटैक्स का ख़ास ख्याल रखना है।
आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि HTML की कमेंट्स क्या होती हैं, इनको लिखने का तरीका यानी इनका सिंटैक्स क्या होता है और इनको हम HTML के कोड में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो HTML कमेंट्स जो हैं ये बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है, लेकिन ये ब्राउज़र में नज़र नहीं आती। यानी जो भी कोड कमेंट्स के अंदर लिखा जाता है वो अ, उसको ब्राउज़र जो है वो रीड नहीं करता, उसको नेगलेक्ट कर देता है और वो आपको HTML के पेज के अंदर वो नज़र नहीं आएगा। इसको यूज़ क्यों करते हैं? एक तो सबसे अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी अपना सोर्स कोड लिखें, HTML का कोड लिखें, तो आप कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके कोड के अंदर जो है वो रीडेबिलिटी हो। जो भी पीस ऑफ कोड आप लिख रहे हो उसके साथ आप ये मेंशन कर दें कि इस कोड को लिखने का मकसद ये था, इसकी इनपुट्स ये हैं, इसकी आउटपुट जो है वो आपको ये मिलेगी। और इसके अलावा HTML की जो कमेंट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट्स को हाइड करने के लिए और पूरे पूरे सेक्शंस को हाइड करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पीस ऑफ कोड या कोई कंटेंट्स जो हैं वो वेब पेज के अंदर नज़र ना आए, तो आप उनको कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं और उसको रैप अप कर सकते हैं कमेंट्स में। इसी तरीके से पूरे के पूरे सेक्शन जो हैं उनको आप रैप अप कर सकते हैं कमेंट्स में ताकि वो हाइड हो जाएं और वो वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र ना आए। अब देख लेते हैं कि ये जो HTML की कमेंट्स हैं इनका सिंटैक्स क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो मैंने एक साइड पे ये एक साइड पे मैंने टेक्स्ट एडिटर जो है ओपन किया हुआ है और उसके अंदर सैम्पल HTML के कमेंट्स के जो है डॉक्यूमेंट वो लोड किया है और दूसरी साइड पे मैंने ब्राउज़र जो है वो लोड किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कमेंट को स्टार्ट करना है लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल हाइफन, और इसका जो एंड टैग होगा वो डबल हाइफन और ग्रेटर देन साइन होगा। इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस रखना है कि जो स्टार्ट टैग है उसमें जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और जो एंड टैग है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ रहा। तो इसके अंदर ये इसका दरमियान का हिस्सा है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट्स आएंगे वो कमेंट कहलाएंगे और वो, अगर आप इसको देख लें इस डॉक्यूमेंट को, तो ये ग्रीन कलर में है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक कमेंट है, ये लाइन जो है ये एक कमेंट है और ये एक लाइन जो है ये एक कमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि इसका मकसद एक ये होता है कि आप किसी सेक्शन को आप या किसी पीस ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए आप ये कमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस इज़ स्टार्ट ऑफ HTML टैग। तो HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। इसी तरीके से मैंने हेड टैग के लिए लिख दिया कि दिस इज़ स्टार्ट ऑफ हेड टैग। तो ये बेसिकली आपके कोड को अच्छा कर रहा है और जो कोई भी बंदा जो भी आपके सोर्स कोड को देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि ये कोड जो है ये क्या कर रहा है। तो अब मैं आपको एग्जांपल एक करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप कंटेंट्स हाइड कर सकते हैं या पूरे के पूरे सेक्शन जो है वो हाइड कर सकते हैं। इस वेब पेज को, ये जो क्लास 7 HTML comments.html है, ये एक सैम्पल मैंने एक वेब पेज बनाया और इसके अंदर मैंने एक टाइटल का टैग यहाँ पे लिखा है हेड के टैग के अंदर। तो मैं ये मैंने इसको लोड किया है यहाँ ब्राउज़र के अंदर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्लास 7 HTML कमेंट्स के नाम से टाइटल आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको, इस पीस ऑफ कोड को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको ये जो पीस ऑफ कोड है इसको मैंने कमेंट कर दिया है। मैंने स्टार्ट टैग दिया है कमेंट का और मैंने एंड टैग जो है टाइटल के टैग के साथ मैंने कमेंट को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अगर मैं अब मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ से टाइटल गायब होता हुआ नज़र आएगा और आपको ये नज़र नहीं आएगा कि इसका टाइटल कहाँ गया है। तो अगर मैं इसका सोर्स कोड देखूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये टाइटल का टैग है इसके अंदर, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपने कंटेंट हाइड कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर ये पूरे का पूरा हेड टैग, मैं कहता हूँ जी कि ये पूरे का पूरा हेड टैग जो है ये कमेंट हो जाए और ये पूरे का पूरा हेड टैग जो है ये पूरे का पूरा सेक्शन हेड जो है ये कमेंट हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको कमेंट टैग से स्टार्ट किया है तो पहले इसके कलर्स और थे, अब इसने उस सबको ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा कमेंटेड कोड है।
तो ये कमेंट जो है ये भी यहाँ से चेंज हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो कोड है ये सारा कमेंट हो गया, ये ग्रीन में है और ये आपको वेब ब्राउज़र के अंदर विजिबल नहीं होगा। ये तो मैं इसका सोर्स कोड देख रहा हूँ इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, वरना आपको ये HTML के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो फ्यूचर में मैं कमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा और मैं इन चीज़ों को कवर नहीं करूँगा जो मैंने इस क्लास के अंदर कवर किए हैं। तो आप जो है अपनी मेरी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इन चीज़ों को फ्रीक्वेंटली आपको देखने में नज़र आएंगी और आप गहे बगाए जो है इनकी इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस भी करेंगे और मेरे कोड के अंदर आपको ये कमेंट्स भी नज़र आती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मज़ीद कंटेंट्स के बारे में है, तो हेडिंग्स से स्टार्ट मैं करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा मेरे कोर्सेज़ के साथ। और अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो HTML की जो क्लास 1 2 3 4 5 6 हैं उनको आप ज़रूर जो है देख लें, पढ़ लें और उनको इम्प्लीमेंट कर लें ताकि आपको HTML की अभी तक जो मैंने कंटेंट्स कवर किए हैं वो आपको समझ आ जाएं और आप ताकि कैरी ऑन कर सकें। ये क्लास है HTML हेडिंग्स के बारे में। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि HTML हेडिंग्स होती क्या हैं, इनको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है और ये HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इनका होना क्यों ज़रूरी है। HTML हेडिंग्स HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइटल्स और सब टाइटल्स को डिफ़ाइन करती हैं और जितने भी टाइटल्स और सब टाइटल्स डिस्प्ले होते हैं वो इन हेडिंग्स की टैग्स की बेस के ऊपर होते हैं। जितने भी सर्च इंजन हैं वो इन हेडिंग्स की बेस पे आपके वेब पेज को और उसके स्ट्रक्चर को अपने पास इंडेक्स करते हैं और यही इंडेक्सिंग जब सर्च इंजन किसी भी वेब पेज को सर्च करके लेके आता है और आप जब सर्च इंजन के अंदर क्यूरी करते हैं, कोई भी आप अपना फ्रेज लिखते हैं तो इन हेडिंग्स की बेस के ऊपर वो उस वेब पेज को फेच करके आपके सामने डिस्प्ले करता है। यही हेडिंग्स उन कंटेंट्स को लोकेट करने के लिए भी यूज़ होती हैं। हेडिंग्स जो हैं वो H1 टैग से स्टार्ट होती हैं और H6 के टैग तक चलती हैं। H1 की जो हेडिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से H2 की जो टैग है उसके अंदर कोई हेडिंग होगी तो वो लेस इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से H3 में अगर कोई हेडिंग है तो वो H2 से लेस है, H1 से लेस है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है वो H1 है। इसी तरीके से लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग बनेगी वो H6 बनेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक वेब पेज के अंदर कि आप ये हेडिंग्स जो हैं वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक HTML का पेज है और जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि HTML का टैग होगा, फिर हेड का टैग होगा, फिर बॉडी का टैग है और बॉडी के टैग के अंदर ये हेडिंग्स हैं। यहाँ पर ये बॉडी का टैग है और बॉडी के टैग के अंदर जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि हम अपने कंटेंट्स बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी, क्योंकि मैंने अभी हेडिंग्स बनानी है तो मैं यहाँ पर हेडिंग्स के टैग जो है वो डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक साइड पे ये टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है कि यही सेम पेज आपको मैं यहाँ पर इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग 1 जो है वो डिफाइन करता हूँ। H1 का टैग लिख के आपने H1 के टैग को आपने पहले यहाँ पर क्लोज करना है और उसके दरमियान ये आपने कंटेंट्स यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर सैंपल के तौर पे मैंने दिस इज हेडिंग 1 लिख दिया है और हेडिंग के टैग को जो है हेडिंग 1 के टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। तो इसकी आउटपुट ज़रा देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होती है। मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र के अंदर। आपको ये नज़र आ जाएगा कि दिस इज़ हेडिंग 1 और ये कितनी प्रोमिनेंट है इसको हम देखेंगे कंपेयर करके H2 की हेडिंग के साथ। तो अगली हेडिंग मैं लिखता हूँ, H2 का टैग स्टार्ट करता हूँ और अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको दी बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आप इसको उसके साथ एंडिंग टैग के साथ इसको आप क्लोज भी कर दें ताकि बाद में आपको ये हो सकता है कि आपको याद ना रहे और आप इसको क्लोज ना कर सकें। तो ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया पेज को, तो देखें आप HTML के पेज के अंदर ये हेडिंग 1 है और दिस इज़ हेडिंग 2 और ये देखें लेस प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू हेडिंग 1। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये हेडिंग्स जो हैं अप टू 6 ये हेडिंग्स बना दी हैं और मैं इसको सेव करके यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर उसने हेडिंग्स
जो बनाई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, हेडिंग 1, फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, फिर लेस इम्पॉर्टेंट, और आखिर में दी लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है वो हेडिंग 6 है। तो इस तरीके से आप जो है अपने वेब पेजेस के अंदर हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इन्हीं हेडिंग्स की बेस पे आपके कंटेंट्स जो हैं वो सर्च इंजन के ज़रिए इंडेक्स भी होते हैं और वो रैंक भी होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैराग्राफ्स के बारे में बताऊंगा कि HTML के अंदर आप पैराग्राफ्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और अपने कंटेंट्स जो है वो HTML के पेजेस के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस लेसन के हवाले से अगर आपको, इस क्लास के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और इन वीडियोस को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो यही है कि आप खुद भी इन चीज़ों को सीखें और अपने सर्कल्स में भी इनको फिर शेयर करें। ये क्लास है HTML पैराग्राफ्स के बारे में। तो इस क्लास में मैं पैराग्राफ्स को कवर करूँगा, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पैराग्राफ्स होते क्या हैं, ये आपकी कंटेंट्स में कैसे नज़र आते हैं, और पैराग्राफ्स को डिफ़ाइन करने के लिए आपको कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैराग्राफ्स जो होते हैं ये बेसिकली सेम उसी तरीके से पैराग्राफ्स होते हैं जिस तरीके से आप या हम डेली लाइफ में जो राइटिंग के अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो उनको मिला के लिखते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट्स में जितने भी आप पैराग्राफ्स डिफ़ाइन करेंगे, वो हर एक पैराग्राफ नई लाइन पे शुरू होगा, और ब्राउज़र कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी जो कि ब्राउज़र बेस्ड होती हैं, यानी ब्राउज़र का साइज़ विंडोज़ की स्क्रीन जितनी होगी उसके लिहाज से वो पैराग्राफ्स के जो कंटेंट्स हैं उनको वो लेफ़्ट और राइट से मार्जिन्स के कुछ मार्जिन्स जो है वो दे के उसके लिहाज से वो आपके सामने वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप पैराग्राफ्स के अंदर एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करना चाहते हैं, और उनके अंदर कुछ स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास है इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलें आइए देखते हैं। ये एक जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं पैराग्राफ आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसकी आउटपुट जो है वो साथ हम ओपन कर लेते हैं। तो पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए आप पी का टैग यूज़ करेंगे, और इसको एंड बी पी/पी के टैग से करेंगे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी टेक्स्ट है, सो आई विल ऐड सम मोर टेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ so that it can look like तो ये पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया। अब इसको सेव मैंने कर दिया था, और इसको मैं डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको ब्राउज़र में नज़र कैसे आएगा। तो इसके ऊपर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ, H1। सेव कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग जो है दिस इज़ अबाउट पैराग्राफ्स, और दिस इज़ अ पैराग्राफ, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो इसके अंदर आ गया है। तो इसमें आपने जो कंटेंट्स आप जैसे लिखेंगे वैसे ही वो ब्राउज़र की विंडो के अंदर वो डिस्प्ले होंगे। अब तक अगर आपकी कोई क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं तो आप नीचे ज़रूर जो है कमेंट्स में पूछें, और मैं आप इनको इंशाल्लाह जो है इन आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज का आंसर जो है वो दे दूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि पैराग्राफ्स के अंदर आपने अगर लाइंस अगर ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ्स के अंदर ही अगर आपने एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। ये क्लास है जी लाइन ब्रेक्स के बारे में, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपने लाइन ब्रेक्स करनी है तो देनी है या करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस आपने ऐड की हैं, उनको ब्राउज़र जो है वो नेगलेक्ट कर देता है अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसे टैग्स जो हैं HTML के अगर वो यूज़ करें जिनके ज़रिए आपको लाइन ब्रेक्स और स्पेसेस जो हैं वो मिल सकती हैं।
लाइन ब्रेक करने के लिए आपने HTML के पेज के अंदर, अपने कंटेंट्स के अंदर आपने एक टैग देना है BR का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो BR का टैग है वो आपने कैसे देना है। तो ये एक सैंपल मैंने बनाया है जिसके अंदर मैं एक पैराग्राफ आपको दिखाता हूँ। मैं इस कोड को आपके लिए अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा पता चल सके। तो ये मैंने हेडिंग बनाई थी शुरू में। तो इस हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो जगह है, इस जगह में मैंने एक लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि मेरे कंटेंट्स जो है वो अगली लाइन पे आए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये BR का टैग जो है ये यहाँ पर दे दिया है। तो इससे ये होगा, इसको हटा के मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो है, इसके बगैर जो है ये आपको पैराग्राफ इस शक्ल में नज़र आएगा। और अगर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं अगर इसको नेक्स्ट लाइन पे ले भी जाता हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पे ऐड कर दी हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इस पैराग्राफ के अंदर कोई चेंज नहीं आई। उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी ये वाइट स्पेस थी, ये ब्राउज़र ने इसको एलिमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और इस पैराग्राफ, इस लाइन को इस पैराग्राफ के साथ ही ऐड कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन, एक लाइन या दो लाइन देना चाहता हूँ, तो मुझे ये जो BR का टैग है ये यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैंने ये BR का टैग यूज़ किया, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये लाइन जो है ये अगली लाइन पे आ गई और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं दो BR के टैग दे देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, तो ये देखें उसने दो स्पेसेस यहाँ पे डाल दिए हैं और दो मुझे लाइन ब्रेक्स दी हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो लाइन ब्रेक्स दे सकते हैं। ये क्लास पैराग्राफ्स के बारे में है, लेकिन इसमें पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप एक्स्ट्रा लाइंस कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं और वो विजिबल भी होगी, यानी वो एक लकीर की शक्ल में, एक हाशिए की शक्ल में होगी। लेट्स ऐड एंड विजिबल लाइन विद इन अ पैराग्राफ। तो ये काम करने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, सैम्पल डॉक्यूमेंट, और इसको मैं यहाँ पे ब्राउज़र में लोड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ जो है एक लिखा हुआ है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो और इसको मैं लोड करके दिखाता हूँ कि ये आपको पैराग्राफ जो है ये नज़र कैसे आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा सारी जो सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जो है वो कंटिन्यूस स्टेट के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ जी कि ये जो जगह है, दिस इज़ न्यू पैराग्राफ, यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक भी करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन, विजिबल लाइन भी ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे HTML के अंदर मेरे पास एक टैग है, HR का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग है ये। इसको मैं यूज़ करके मैं एक एक्स्ट्रा विजिबल लाइन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि ये पैराग्राफ जो है ये स्प्लिट हो गया और यहाँ पर एक विजिबल लाइन आ गई है, और उससे अगली लाइन जो है वो जो पैराग्राफ की लाइन है वो उसके नीचे आ गई है। तो ये जितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं एक विजिबल लाइन जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये आपको ये लाइन जो है ये ऐड होते हुए ऐसे ब्राउज़र के अंदर नज़र आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप BR के टैग को, उसके टैग के बगैर आप एक पैराग्राफ को, उसकी फॉर्मेटिंग जैसी आपने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर के अंदर दी है, उसी तरीके से आप उसके पैराग्राफ की जो शेप है और उसके जो कंटेंट्स हैं उनको आप ब्राउज़र के अंदर कैसे रख सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ्स के अंदर ही आप लाइंस और एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस और वो कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको BR का टैग या HR का जो टैग है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं कि जैसा मैंने टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा है उसी तरीके से मुझे आउटपुट जो है वो अपने HTML के पेज में नज़र आए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें अंदर वही सेम पैराग्राफ जो है मैंने लिखा हुआ है, और
इसको मैं आपको यहाँ पर लोड करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको जैसे ये ऊपर हेडिंग है, उसी तरीके से नीचे ये एक पैराग्राफ है। लेकिन अब इस पैराग्राफ के अंदर जो है ये वाइट स्पेसेस वगैरह जो है ये HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ब्राउज़र ने खुद ब खुद ख़त्म कर दी है। लेकिन एक टैग है, प्री का टैग है, और पी के टैग को मैं प्री के टैग से चेंज कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब ये डॉक्यूमेंट आपको जो है ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और इसमें अगर स्क्रॉलर जो है वो मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस है ये वाली। तो ये वाली जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये वाइट स्पेसेस वो यही वाली हैं सेम। नेक्स्ट लाइन पे भी ले गया है और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी इसने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई BR का टैग यूज़ नहीं किया, बल्कि उसने खुद ब खुद उसे पता चल गया कि ये नेक्स्ट लाइन है और इतनी स्पेसेस पीछे उसने डालनी है, तो वो ये इसने डाल दी हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक एंटर की जो है वो प्रेस करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये आपको मज़ीद जो है ये नज़र आएगा, क्योंकि इसकी स्पेस और इसकी स्पेस, ये जो स्पेस है और ये वाली जो स्पेस है, ये दोनों बराबर है। ये जो वाइट स्पेस है, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगी। नेक्स्ट लाइन भी उसने कर दी और स्पेसेस भी डाल दिए। तो ये प्री के टैग के साथ आप ये जो चीज़ें हैं ये HTML में कर सकते हैं। ये क्लास है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। इस क्लास में आपको पता चलेगा कि HTML की एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, उनको क्यों की यूज़ किया जाता है, और उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या-क्या हैं। अभी तक जितने भी मैंने टैग्स कवर किए हैं, उनके अंदर HTML का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो मैंने आपको शो करवाया था। जैसे हेडिंग्स के टैग थे, पैराग्राफ के टैग थे। लेकिन अगर आप इन HTML के टैग्स के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप एट्रीब्यूट्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं किसी भी टैग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या उस टैग के साथ उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का सहारा लेते हैं और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये एट्रीब्यूट्स जो होती हैं ये HTML के स्टार्ट टैग के अंदर इनको डिफाइन किया जाता है और उनको लिखा जाता है। तो HTML की एट्रीब्यूट्स जितनी भी हैं वो पेयर की शक्ल में आती हैं, यानी एक उसका नाम होगा एट्रीब्यूट का, इक्वल टू का साइन होगा, और उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा में या सिंपल जो है आप उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, यानी नेम इक्वल टू वैल्यू। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है और ये HTML एट्रीब्यूट्स के लिए है, और उसकी इन आउटपुट जो है वो साथ मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग का टैग है, H1 की हेडिंग का टैग है, और उसके अंदर कुछ मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और उसके टैग को मैंने बंद किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ID इक्वल टू 1 जो है यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो ये ID जो है ये एक एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू 1 जो है ये इसकी वैल्यू है। ID की जो एट्रीब्यूट है इसको हम किसी भी HTML के पेज के अंदर, इसके टैग्स के अंदर इसके साथ इसलिए यूज़ करते हैं। ID की एट्रीब्यूट को HTML के टैग्स के अंदर हम इसलिए यूज़ करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, ताकि हम इस H1 के टैग को या किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए जो है ये ID की एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है और इसको हमें यूज़ करना चाहिए। दूसरी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एक पैराग्राफ का टैग है, और पैराग्राफ के टैग के अंदर सेम मैंने फिर ID का जो टैग एट्रीब्यूट है उसको मैंने यूज़ किया है, और ये स्टार्ट टैग के अंदर ही है। और अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, तो ये जो H1 है, हेडिंग 1, ये आपको एज इट इज़ नज़र आ रही है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये ID की जो एट्रीब्यूट है ये नज़र नहीं आ रही, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो तब आप इस ID की एट्रीब्यूट को आप यूज़ करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो ये नज़र नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपने इस एट्रीब्यूट के टैग को यूज़ करके दे दी है। एक और एग्जांपल जो है एंकर टैग की है। तो एंकर टैग्स मैंने अभी कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये
एंकर टैग्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने एट्रीब्यूट id इक्वल टू 3, मैंने इसको एक id असाइन की है इस टैग को, एंकर के टैग को, और इसके स्टार्ट टैग के अंदर ही href का एट्रीब्यूट है, इसको मैंने एक HTML के पेज के नाम के साथ मैंने इसको असाइन कर दिया है। तो ये एक href की जो जो ये नाम है, ये एक एट्रीब्यूट है, और ये एंकर टैग की एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से मैं इसको अगर सेव करके यहाँ पर लोड करके दिखाऊँ तो ये आपको सैम्पल URL की एक लिंक जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि ये एंकर टैग्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करके दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज़ कैसे होती हैं, क्योंकि मैंने अगली क्लासेस के अंदर आपको मैंने मज़ीद जो है एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको पहले क्लियर करता चला जा रहा हूँ कि ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने एक और टैग, इमेज का टैग यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसको भी मैंने एक आईडी जो है असाइन कर दी, ID 4, क्योंकि ID 1, 2 और 3 यूज़ कर चुका था, तो ID इक्वल टू 4 की है। और यहाँ पर src का जो एट्रीब्यूट है, इसको मैंने एक इमेज जो है वो इसको मैंने असाइन की है, और ये सोर्स का टैग है, इसको हम कोई भी जो है इमेज के, क्योंकि इमेज का टैग है तो इमेज का सोर्स हम बताते हैं कि ये इमेज जो है कहाँ से उसने अटैच करनी है और उसको फिर डिस्प्ले करना है। तो ये HTML फॉर बिगिनर्स background.png, ये मैंने इसको इमेज दी है। और एक और मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ किया ऑल्ट का। तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि अगर इमेज ना मिली या इमेज में कोई इशू हुआ तो ये जो ऑल्टरनेट टैग के साथ एक टेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर ये इमेज जो है किसी वजह से ये लोड ना हुई तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है ये इमेज की जगह यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा। ये भी एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट की। और इसके साथ मैंने हाइट और विड्थ, ये दो एट्रीब्यूट्स मजीद जो है यूज़ किए, इनको वैल्यू मैंने असाइन किया 150, विड्थ को भी मैंने 150 जो है असाइन कर दिया, और ये इसके मैंने टैग को फिर एंड कर दिया इमेज के टैग को। तो इमेज के टैग को आगे मजीद मैं जो है अपनी क्लासेस में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे शेयर करना था। इसको मैं सेव करके इसको लोड करता हूँ तो आपको ये देखें इमेज जो है नज़र आ जाएगा जो कि इसके साथ मैंने अटैच किया। लेकिन मैं अगर इसकी इमेज में इसके लिंक में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लोड करता हूँ तो ये देख लें ये इमेज लोड नहीं हुआ। तो इसकी जगह जो है ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर इसने शो कर दिया है। और ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है वेब क्रॉलर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है कि वो इमेज को तो क्योंकि नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके जो साथ अटैच होता है टेक्स्ट उसको वो पढ़ सकते हैं, और उसके ज़रिए वो अपने पास इस इमेज की जो है इंडेक्सिंग करते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको अपने पास सेव कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने एट्रीब्यूट्स को कवर किया है, और ये एट्रीब्यूट्स इंशाल्लाह आगे मज़ीद क्लासेस में चल के आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। और पिछले जो लेक्चर्स हैं अगर आप क्लासेस को नहीं देखा तो वो क्लासेस जो हैं आप व्यू कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये क्लास है HTML लिंक्स या हाइपरलिंक्स के बारे में। तो इस क्लास में आपको पता चलेगा कि HTML के लिंक्स जो हैं उनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और ये लिंक्स किन सूरतों में वेब पेजेस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी HTML के वेब पेजेस में लिंक्स या हाइपरलिंक्स होते हैं वो या तो बज़ाते खुद वो लिंक्स की शक्ल में होते हैं, या इमेजेस जो हैं वो भी क्लिकेबल होती हैं, वो लिंक्स की शक्ल में होती हैं। और मेन्यूज़ वगैरह जो होते हैं जितने भी वो सारे वो लिंक्स या हाइपरलिंक्स होते हैं। लिंक्स इस्तेमाल क्यों होते हैं या हाइपरलिंक्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो बेसिकली जब आपने देखा होगा कि वेब पेजेस के अंदर अगर आपने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ अगर आपने जाना है तो आपने हाइपरलिंक्स को यूज़ करना है, और इसी तरीके से अगर आपने वापस भी आना है तो आपने हाइपरलिंक्स को यूज़ करना है। तो छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये एक सैम्पल जो है वो HTML का पेज है जिसके अंदर एक मैंने हाइपरलिंक जो है वो बनाया है। तो हाइपरलिंक को बनाने के लिए आपने ए टैग का इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट टैग करेंगे हम ए से, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट है आईडी की, तो आईडी में दे देता हूँ इसको 2।
और href की एट्रीब्यूट होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि जब क्लिक होगा तो इसने किस पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लास 14 HTML हाइपरलिंक्स पेज 2 डॉट HTML दे दूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये पेज एक बना के रखा हुआ है। ये करंट पेज है जिस पेज को मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, और इस पेज की तरफ मैंने इसको राउट करना है। यानी जब ये वाला लिंक क्लिक होगा तो मैं पेज 2 की तरफ चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इस स्टार्ट टैग को एंड करता हूँ और उसके अंदर फिर आगे मैं लिख देता हूँ कि गो टू पेज 2 का एक टेक्स्ट दे देता हूँ, और फिर एक एंडिंग टैग जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो हाइपर लिंक है वो क्रिएट हो गया है, और मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये पेज 1 है जो कि सेम यही कोड है, और इसके ऊपर ये जो हाइपर लिंक मैंने बनाया है HTML का, वो ये वाला हाइपर लिंक है। आपको ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, गो टू पेज 2। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये पेज 2 पे आ जाता है, और यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग दी हुई है दिस इज़ पेज 2। ये पेज 2 है, और इस पेज के ऊपर मैंने ये हेडिंग दी हुई है दिस इज़ पेज 2। और यहाँ पर फिर मैंने एक लिंक बनाया है हाइपर लिंक, जो कि मुझे पेज 1 की तरफ ले जाएगा। और पेज 1 के अंदर मैंने सेम वही HTML का जो पेज है, पेज 1 का HTML जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। ये पेज जो है मैंने इसका एड्रेस दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज 1 पे वापस आ जाता है। तो ये छोटी सी एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि आप लिंक्स और हाइपर लिंक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि टारगेट एट्रीब्यूट जो HTML का है वो उसको कैसे यूज़ करना है, और वो कैसे आपको यूज़फुल हो सकता है। ये क्लास है HTML हाइपरलिंक्स के बारे में, और उसके अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, और ये बड़ी यूज़फुल एट्रीब्यूट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ये बेसिकली आप 4 तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं अभी आपको डेमोंस्ट्रेट भी कर दूँगा कि कैसे है। देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक पेज जो है वो ये डिज़ाइन किया है जिसमें कोड मैंने लिखा हुआ है, और इसमें टारगेट एट्रीब्यूट जो है उसको आप जब आप हाइपरलिंक मैं जैसे यहाँ पे मैंने एक हाइपरलिंक बनाया है, तो एक टैग से स्टार्ट किया href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एक पेज का जो है एड्रेस दे दिया है, और मैंने इसको टारगेट का एट्रीब्यूट दिया है टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। तो और फिर आगे मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया है कि क्लिक टू ओपन टारगेट पेज यूजिंग सेल्फ एट्रीब्यूट। तो अगर मैं सेल्फ के एट्रीब्यूट को मैं यूज़ करता हूँ टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिंक है अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये उसी सेम टैब के अंदर और सेम ब्राउज़र सेम टैब के अंदर ये लोड हो जाएगा। यानी कि जो पेज ओपन था उसको ये रिप्लेस कर देगा, और इसकी जगह ये पेज लोड हो जाएगा। तो इसको अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये पेज मैंने लोड किया हुआ है। तो अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ हाइपर लिंक को, तो ये देखें ये टारगेट पेज जो है ये लोड हो गया है, और ये सेम टैब के अंदर लोड हुआ है जिसके अंदर पेरेंट जो पेज था वो ओपन था। और इस पेज के अंदर सिर्फ ये कोड पड़ा हुआ है कि अगर ये पेज ओपन होगा तो इस पेज के अंदर ये जो है हेडिंग आएगी, ये जो है पैराग्राफ आएगा, और उसके अंदर ये एक लिंक आ जाएगा जिसको मैं क्लिक करके मैं वापस जा सकता हूँ। तो अगला जो एट्रीब्यूट है वो है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये जो कमेंटेड कोड है मैं इसको इनेबल कर देता हूँ ताकि जो है हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख लें कि नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है टारगेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वो है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर ब्लैंक आप सेट करते हैं तो ये क्या करेगा कि जब भी इस लिंक को ये लिंक क्लिक होगा तो ये एक नई
टैब के अंदर इसको या नई विंडो के अंदर जो है इसको ओपन कर देगा। तो मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इसको सेव करते हैं, इसको लोड करते हैं, तो ये देखें ब्लैंक के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेज जो है ये एज इट इज़ ओपन था, लेकिन उसने क्या किया, इसको नई टैब के अंदर और नई विंडो के अंदर इसने ओपन कर दिया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिफरेंस के सेल्फ और ब्लैंक के अंदर क्या डिफरेंस है। अगला जो एट्रीब्यूट है वो है, मैं इस ज़रा पेज को बंद कर देता हूँ। अगला जो हमारा पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट, आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने जो है एंकर टैग जो है वो डिफाइन किया है, और उसके अंदर एक जो है ये ही सेम पेज जो है वो मैंने रख दिया है, और मैंने टारगेट के अंदर अंडरस्कोर पेरेंट कर दिया है। आई फ्रेम्स होते हैं, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो आई फ्रेम्स जो है ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे आई फ्रेम्स यूज़ हो रहे हो। और आई फ्रेम्स के अंदर अगर आप चाहते हैं जी कि मेरा जो पेज है पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन हो, यानी कि जो मैंने हायरार्की बनाई हुई है नेस्ट किए हुए फ्रेम्स, तो पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन हो, तो ये अंडरस्कोर पेरेंट आप यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस इसलिए नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर मैं फ्रेम्स को यूज़ नहीं कर रहा और मेरा टारगेट भी नहीं है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करके देख लेते हैं, लेकिन आपको इसका फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये सेम टैब के अंदर ही ओपन करेगा, और क्योंकि फ्रेम यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा तो ये पेरेंट के अंदर ही ओपन हुआ हुआ, और आपको इसका महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो इसी तरीके से अगला जो हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो है अंडरस्कोर टॉप। तो ये भी सेम जैसे पेरेंट का एट्रीब्यूट है वो भी फ्रेम्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर भी ये भी फ्रेम्स के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टारगेट इक्वल टू जो वैल्यू होगी अंडरस्कोर टॉप की होगी, फुल विंडो जो है उसके अंदर इसको ओपन करेगा। तो ये भी फ्रेम्स के मुतलका जो है ये फीचर है, एट्रीब्यूट है, और इसको मैं अगर इसको लोड करूं तो ये आप देख सकते हैं कि सेम विंडो के अंदर उसने जो है बिल्कुल टॉप पे इसको दिखाया है। लेकिन क्योंकि फ्रेम्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फ्रेम्स की, तो यहाँ पर फ्रेम्स नहीं है, तो इसको आपको भी ये ऐसे ही लगेगा जैसे इसने सेम टैब के अंदर सेम विंडो के अंदर इसने इसको लोड किया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो थोड़ी सी थी कि आपको टारगेट के एट्रीब्यूट का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि टारगेट के एट्रीब्यूट को जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह HTML की जो URLs जो हम जो यहाँ पर href के अंदर जो हम पेजेस देते हैं उनको आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो URLs हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका क्या डिफरेंस क्या है आपस में, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास है एब्सोल्यूट URLs और रिलेटिव URLs को समझने के लिए। तो जब आप HTML के अंदर लिंक्स और हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हैं तो दो तरह की जो URLs हैं वो आप दे सकते हैं, यानी लिंक्स दे सकते हैं। एक जो है वो एब्सोल्यूट URLs होती हैं और दूसरी रिलेटिव URLs होती हैं। एब्सोल्यूट URLs जो हैं वो आप जब यूज़ करेंगे तो आप किसी एक स्पेसिफिक पेज का जो है वो आप हार्ड उसका जो एड्रेस है वो आप देते हैं HTML लिंक्स के अंदर। लेकिन जो रिलेटिव URLs होती हैं वो लाइव किसी भी पेज का एड्रेस होती हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद होता है, और उसके अंदर आपने HTTPS या HTTP को ज़रूर जो है आपने मेंशन करना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो अभी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ कि एब्सोल्यूट URL को आप कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक सैम्पल पेज है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट URL को जो है वो शो किया है। तो मैंने एक पेज बना लिया है, क्लास 16 HTML एब्सोल्यूट टारगेट HTML। तो यहाँ पर मैं इस पेज को लोड कर लेता हूँ, इस पेज को। तो ये मैं आपको ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। तो ये एक पेज के अंदर मैंने लोड किया और मैंने यहाँ पर सिंपल एक पेज का जो है वो एड्रेस दे दिया कि इस पेज को आपने ओपन करना है। तो ये पेज जो है मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। अगर मैंने वापस जाना है, गो बैक का मैंने एक लिंक दे दिया है, तो उस पर मैं यही वाला पेज जो है जो सोर्स पेज था उसको मैं ओपन करके यहाँ पर दिखा दूँगा। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट URL। और अगर मैं बात करूँ रिलेटिव URLs की, तो मैंने यहाँ पर एक लिंक जो है वो href के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने, जैसे मैंने बताया कि
एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क ये होता है कि एब्सोल्यूट जो है वो किसी एक वेब पेज का जो है एड्रेस होता है और वो वेब पेज मेरे पास मौजूद होता है जो उसका मैं एड्रेस देता हूँ। लेकिन यहाँ पर href के अंदर मैंने https करके bizsoltech.com इसके एड्रेस को मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर http या https को मेंशन करना ज़रूरी होता है, और ये कंप्लीट एड्रेस होता है वेब का। तो ये रिलेटिव यूआरएल है, तो ये रिलेटिव यूआरएल बन जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पर लोड करके आपको दिखाता हूँ। ये एक मैंने बनाया था रिलेटिव यूआरएल के लिए, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लिंक जो है इंटरनेट पे चला जाएगा और इसको ब्राउज करेगा, और इसके अगेंस्ट जो भी ये एड्रेस मैंने दिया है उसके अगेंस्ट वो वेब पेज को यहाँ पर लोड कर देगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेज जो है वेब पे इंटरनेट पे ये लोड हो गया, और ये रिलेटिव यूआरएल थी। ये क्लास है HTML की इमेजेस के बारे में। आपको जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं और उनके अंदर कोई भी जो पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं, चाहे वो गिफ की शक्ल में है, चाहे वो JPG हैं, चाहे वो PNG हैं, तो ये सारी की सारी HTML के इमेज के टैग को यूज़ करके वहाँ पर रेफरेंस की जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि आप कोई भी इमेज जो है वो वेब पेज के अंदर आप इंसर्ट नहीं करते, बल्कि आप उसके इमेजेस का जो होल्डिंग टैग है उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर किसी भी इमेज का लिंक देते हैं या उसका रेफरेंस देते हैं। तो जब भी आप किसी वेब पेज को विज़िट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी होल्डिंग टैग्स हैं इमेजेस के, उनके अंदर जितनी भी इमेजेस जो रेफरेंस की जाती हैं या लिंक की जाती हैं, तो उनको वेब ब्राउज़र आपके लिए वहाँ से रेफरेंस करके आपके सामने वो डिस्प्ले कर देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि इमेजेस को आप किस तरह से रेफरेंस कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से रेफरेंस आप उनका दे सकते हैं, और वेब पेजेस के अंदर किस तरह इमेजेस को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक HTML इमेजेस के लिए एक HTML का पेज बनाया, और उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल जो है आपके लिए रख दी हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल, और वो सिंटेक्स से हम स्टार्ट करते हैं कि इमेजेस के लिए अगर आपने कोई टैग यूज़ करना है तो वो कौन सा है। तो स्टार्ट टैग आपने यहाँ से IMG से करना है, और एंडिंग जो है उसके लिए आपने कोई मखसूस किस्म की आपने कोई टैग नहीं देना, बल्कि सिर्फ एक जो है ग्रेटर देन का जो साइन है वो आपने यूज़ करना है। तो ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसके दरमियान कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले ID की एट्रीब्यूट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कौन सी होती है। उसके बाद एक सोर्स का जो है एट्रीब्यूट है और उसके साथ इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने उस इमेज का जो रेफरेंस है, जो लिंक है, वो यहाँ पे आपने देना है। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है उसका मैंने लिंक दे दिया है, और ये PNG की इमेज है, तो पूरे का पूरा नाम जो है यहाँ पे मैं क्वालिफाई करूँगा। दूसरा जो 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 एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट की एट्रीब्यूट। तो ये ऑल्ट जो है ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि अगर किसी वजह से ब्राउज़र जो है वो उस इमेज को फेच नहीं कर पाया, उसको लिंक नहीं कर पाया, किसी वजह से नेटवर्क का इशू हो गया, कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो इमेज जो है वो लोड नहीं हो सकी, तो ये ऑल्ट का जो टैग है इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर शो हो जाएगा और इमेज की बजाय। दूसरा जो तीसरी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो विड्थ की है। तो आपने पिक्सल्स के अंदर इसकी विड्थ देनी है, और हाइट की एट्रीब्यूट है, हाइट इक्वल टू करके आपने पिक्सल्स के अंदर उसकी हाइट दे देनी है। तो मैं इस वेब पेज को मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इस वेब पेज को जब मैं लोड करता हूँ तो ये देख लें, ये इमेज जो है, ये जो मैंने रेफरेंस दिया था यहाँ पे, जो लिंक दिया था उसको उसने लोड कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि इस इमेज का जो नाम था उसको थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया, चेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इसकी जगह ये क्या लोड करता है। तो देखें, उसने इस इमेज का जो प्लेस होल्डर है वो तो पूरे का पूरा शो किया है, और यहाँ पर एक ब्रोकन जो है वो इमेज का लिंक का यहाँ पे उसने साइन दे दिया डॉक्यूमेंट का, और उसकी जगह जो है ये ऑल टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इसने एज इट इज़ यहाँ पर शो कर दिया है। और ये ऑल टेक्स्ट जो है ये मैंने SEO, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका इल्म है
तो ऑल्ट टेक्स्ट जो है, हर इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट देना ज़रूरी है, दे दिया करें। इससे ये होता है कि आपकी इमेज जो है उसके साथ टेक्स्ट जो लगा होता है उसकी बेस के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें मदद मिलती है, और आपका जो वेब पेज है वो बड़े अच्छी तरीके से रेफरेंस हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आपको सोर्स का एट्रीब्यूट पता चल गया, ऑल्ट का एट्रीब्यूट पता चल गया, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट जो है वो पता चल गया। अब मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ और अगली जो है एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि इमेज के एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप जो सोर्स के अंदर लिंक जो देते हैं वो किसी अगर दूसरे फोल्डर के अंदर आपने रखा है, आपने अच्छी तरीके से उसको जो है वो तरतीब दी हुई है अपनी इमेजेस जो हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मेरी इमेजेस जो हैं वो इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर मैंने तमाम की तमाम इमेजेस रखी हुई हैं। तो अगर मैं इस तरीके से पाथ देना चाहता हूँ तो आपने क्या करना है, सोर्स इक्वल टू इमेजेस का फोल्डर, यानी जहाँ पर ये वेब पेज पड़ा है वो रूट है, और उसके उस रूट पे इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये एक इमेज पड़ी हुई है, और इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र समझ जाएगा कि इमेजेस जो हैं आपकी वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा जो है रूट का फोल्डर है, और इस रूट के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये देखें ये वेब पेज पड़ा हुआ है जो मैंने ओपन किया हुआ है अभी, और ये वो इमेज थी जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद ये इमेजेस का फोल्डर है, और इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। तो मैं इसको आपको सेव करके इसको मैं लोड करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये जो इमेज है ये पड़ी थी, और वहाँ से इसने फेच करके मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा दी है। तो ये हो गई जी डिफरेंट पाथ के हवाले से कि डिफरेंट पाथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है कि अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे पड़ी हैं, किसी रिमोट लोकेशन पे पड़ी हैं, तो आपके अपने जो लोकल फ़ोल्डर्स हैं उनके अंदर नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान है तरीका। आपने यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं लोड करता हूँ ताकि ये खाली हो जाए। अच्छा, ये तो आपने इमेजेस आप तो ये आपको इमेज नज़र आ रही होगी कि ये इंटरनेट से ये इमेज जो है इसने फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो इसको लोड करने का तरीका ये है कि आप इमेज का जो टैग है उसके बाद सोर्स का जो टैग है, सोर्स के टैग के अंदर आपने पूरी इमेज का जो पाथ है वो आपने देना है। जैसे यहाँ पर https://bizsoltech.com wp-content/upload/2021/08/home-image.png। तो ये उस इमेज का पूरा क्वालिफाइड पाथ है, और उसके साथ ऑल टेक्स्ट भी दे दिया है। तो मैं अगर इस इमेज को मैं यहाँ पर इसको मैं इमेज को अगर मैं हल्का सा जो है इसके अंदर मैं चेंज ले जाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये इमेज जो है इंटरनेट से नहीं जब लोड हो पाएगी तो उसकी जगह ये जो ऑल्ट का टैग है वो शो कर देगा। तो ये देख लें, ये ऑल्ट का टैग जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है ये इसने शो कर दिया। लेकिन अगर इस इमेज को मैं दोबारा इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो ये जो है इमेज दोबारा लोड हो जाएगी। इसको मैं तो ये ब्राउजिंग के बाद ये देख लें आप, तो ये इसने रिमोट जो है इंटरनेट से ये एक इमेज उठा के जो है यहाँ पर वेब पेज के अंदर रेफरेंस करके आपको डिस्प्ले करके दिखाई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इसको कोलैप्स कर देते हैं ताकि इजी हो जाए समझने में। एनिमेटेड इमेजेस, आप चाहते हैं जी कि कोई मेरी जो है कोई गिफ फाइल है उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, अपनी इमेज के टैग के अंदर उसको मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो मैंने ये एक गिफ फाइल जो है यहाँ पर गूगल्स 18th बर्थडे के नाम से ये गिफ फाइल है, ये मैंने ये आपको चलती हुई नज़र आएगी गिफ फाइल, ये प्ले हो रही है। तो ये सेम जो है मैं अपने वेब पेज के अंदर इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ, और इसको भी रेफरेंस करने का बहुत आसान तरीका है। सोर्स के टैग के अंदर आपने उस पूरी फाइल का जो है वो नाम लिख देना है डॉट गिफ करके, और ऑल टैग जो है वो भी ज़रूर दे दें। तो इसको मैं अभी देख लें, मैं डिस्प्ले करता हूँ इसको। तो ये गिफ फाइल जो है जितना भी साइज़ था इसका पूरे का पूरा साइज़ जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई आपके सामने।
अच्छा, उसके बाद आता है जी, मैं इसको ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जो है इमेजेस लिंक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड बटन होते हैं, बैकवर्ड जाने के लिए बटन्स होते हैं। आपने मुख्तलिफ जो है नेविगेशन देखी होगी वेब पेजेस के अंदर। तो अगर आप वो नेविगेशन करना चाहते हैं तो आप ए का जो टैग है, एंकर टैग, जिसको हम यूज़ करते हैं लिंक्स वगैरह बनाने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए हम बनाते हैं। तो ए टैग आपने स्टार्ट करना है, उसके अंदर href की जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपने उस वेब पेज का जो एड्रेस दे देना है कि इस वेब पेज को मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ, और यहाँ पर फिर एंडिंग टैग एक दे देना है। और इस ए टैग के अंदर आपने ये जो इमेज का टैग है इसको आपने चूज़ करना है। तो ये फॉरवर्ड डॉट png एक छोटी सी इमेज है मेरे पास, तो इसको मैं फॉरवर्ड डॉट png मैंने यूज़ करके, और साथ ऑल्ट का जो टैग है उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी है इमेज। टैग्स की नेस्टिंग भी कह सकते हैं, नेस्टेड टैग भी कह सकते हैं, कि ये ए का टैग है, यहाँ पे ये स्टार्ट टैग है उसका, और यहाँ पर मैंने ए के टैग को एंड कर दिया, और इस ए के टैग के अंदर मैंने ये इमेज का टैग जो है लगा दिया है। तो अगर ये मैं देख लें, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये एक फॉरवर्ड का जो बटन है ये आ गया है। और अगर इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक नए पेज की तरफ मुझे ले जाता है, जो कि मेरे पास यहाँ पर इमेजेस के लिंक के हवाले से मैंने एक सैम्पल वेब पेज बनाया है, और इसके अंदर मैंने गो बैक का बटन यहाँ पर एक जो है लिंक भी बना दिया है। तो इसको मैं बैक क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा उसी वेब पेज पे आ जाएगा। ये क्लास है HTML टेबल्स के बारे में। इस क्लास में आपको पता चलेगा कि HTML टेबल्स क्या होते हैं और इनको डिफाइन कैसे करते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो HTML के टेबल्स जो हैं ये बेसिकली हेडर्स, कॉलम्स और रोज की शक्ल में डाटा होता है। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, तो आपकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है आपके पास कि आपने वेब पेज के अंदर जो डाटा है उसको आपने रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में दिखाना है, और उसके ऊपर कोई ना कोई हेडिंग जो है वो होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वो आपको फिर नज़र कैसे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक HTML का पेज जो है ये बनाया है, जिसमें HTML के टेबल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफाइन होते हैं और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज़ आ जाएगा। हेडिंग 1 जो है मैंने दे दी है कि ये HTML के टेबल्स हैं, और यहाँ पर टेबल का जो है एक टैग आपने लगाना है। इसको स्टार्ट करना है टेबल के नाम से, टैग से, और इसको फिर आपने क्लोजिंग टैग दे देना है एक स्लैश टेबल करके। अंदर जो है इस यहाँ के टेबल का जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर आपने ID इक्वल टू 2 दे देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर 1 पॉइंट दे दिया है। ये बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए दे दिया है ताकि आपको टेबल जो है उसकी शक्ल आपको नज़र आए कि यहाँ पे जो है ये कॉलम जो है ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर इसी तरीके से रोज़ जो है वो आपको, ताकि कुछ बॉर्डर जो है आपको नज़र आए कि यहाँ पे रोज़ बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद TR का टैग है। टेबल के टैग के अंदर मेन जो टेबल का टैग है उसके अंदर ये हाईलाइट हो गई है, तो ये TR का जो टैग है इसको आपने यूज़ करना है। तो ये टेबल की रो है बेसिकली। रो 1 जो है उसके अंदर मैंने कोई कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है, तो मैं TR का टैग स्टार्ट करूँगा और इसका एक एंडिंग टैग दे दूंगा TR का टैग। फिर इसके TR के टैग के अंदर टेबल हेडर के जो टैग्स हैं ये मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि पहला टेबल हेडर जो है वो कंपनी, और फिर इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये बेसिकली टेबल की हेडिंग्स हैं या कॉलम की हेडिंग्स हैं। फिर टेबल हेडर दूसरा जो है मैं बनाऊंगा नेम, फिर तीसरा मैं कंट्री के नाम से बनाऊंगा, और फिर मैं इसको अगर मैं सेव करके आपको यहाँ पे लोड करके दिखाऊं तो ये लोड हुआ पड़ा है आपके सामने। तो आपको नज़र आएगा कि ये कंपनी का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, और ये कंट्री का कॉलम है। और इसी तरीके से अगर मैं अब इसके अंदर 1 बाय 1 रोज जो है वो ऐड करता हूँ, तो टेबल रो
तो ये बेसिकली ये पहली रो है इसकी टेबल की। अब मैं दूसरी रो जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, मैं इसको ज़रा जस्ट जो है अनकमेंट कर देता हूँ और आपको ताकि पता चल जाए कि तो ये बेसिकली इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये टेबल रो TR के टैग के साथ ये दूसरी रो है। फिर टेबल हेड, टेबल डाटा, ये जो ऊपर के मैंने ये जो यहाँ पर यूज़ किए थे टैग्स, वो टेबल हेडर के टैग्स थे, लेकिन ये जो है ये क्योंकि ये रो दूसरी रो है और इसके अंदर ये टेबल का डाटा है, तो इसको मैं TD के साथ जो है यूज़ करूँगा। पहला मैंने टैग दिया TD बिज सोल और फिर इसको मैंने एंड कर दिया TD करके, फिर मैंने एक नाम लिखा, फिर मैंने इसको एंड कर दिया। तीसरा जो टेबल डाटा है, यानी जो उस रो के अंदर तीसरा जो टेबल डाटा है वो पाकिस्तान लेके मैंने TD एंड कर दिया है। और ये फिर एंडिंग टैग जो है इससे पहले पहले ये मैंने अपने टेबल डाटा सारा डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इसको मैंने सेव करके भी मैंने यहाँ से इसको अगर लोड किया तो ये आपको देखें एज इट इज़ ये नज़र आएगा। कंपनी के नीचे बिज सोल नज़र आएगा, उसकी वजह ये फिर नेम के नीचे हाला नज़र आएगा आपको, और कंट्री के नीचे पाकिस्तान नज़र आएगा। ये इसलिए है कि ये टेबल हेडर फर्स्ट था और उसके नीचे टेबल डाटा जो फर्स्ट था वो ये था, दूसरा टेबल डाटा ये था और तीसरा टेबल डाटा ये था, और ये एक नई रो थी। ठीक है, तो आपको ये एक नई रो जो है ये नज़र आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर एक और रो एग्जांपल के तौर पे ऐड करता हूँ, तो मैंने इसको ज़रा मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोड जो है ये आपको नज़र आ जाए। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहला न्यू टैग एक मैंने ऐड किया टेबल रो का, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया टैग को, और फिर मैंने टेबल डाटा के टैग्स को यूज़ करके मैंने 3 जो है यहाँ पर टेबल डाटा दिए हैं वन बाय वन। पहले में मैंने कमाई टेनमेंट लिखा है जो कि मेरा अपना चैनल है, ये मेरा नाम है दूसरे टेबल डाटा में, और तीसरे टेबल डाटा में कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। तो इसको मैं सेव मैंने जब किया है उसके बाद अगर मैं इसको आपको लोड करके दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा कि टेबल तीसरी रो जो है टेबल के अंदर वो ये उसने ऐड कर दिए, जो कि ये मैंने डाटा जो दिया था उसने एज इट इज उन रेलेवेंट टेबल हेडर्स के नीचे उसने वो TDs के टैग को यूज करके उसने जो है वो ये डाटा जो है डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप मजीद इसके अंदर रोज भी ऐड कर सकते हैं, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी आप जो है यहाँ से 2 पॉइंट कर दें, 3 पॉइंट कर दें, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको अभी टेबल HTML के जो टेबल्स हैं वो ऐड करना आ गए होंगे, आ जाएंगे। इस क्लास में आपको पता चलेगा कि HTML की लिस्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं, कितनी किस्म की ये लिस्ट्स हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो HTML की लिस्ट जो है वो तब आप यूज़ करते हैं, इनकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपने किसी वेब पेज के अंदर ग्रुप ऑफ आइटम्स दिखाने हैं, या कोई ऐसी लिस्ट आपने डिस्प्ले करनी है जिसके साथ आप बुलेट्स पॉइंट लगाना चाहते हैं, या आप उनको 1 2 3 उनके साथ लिखना चाहते हैं उन आइटम्स के साथ। तो 3 किस्म की जो है वो लिस्ट्स होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स होती हैं जिनके साथ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं जिनके साथ 1 2 3 लिखा होता है, और कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो कि डिस्क्रिप्शन जिनके साथ आपने ऐड करती होती है, तो वो तीसरी किस्म की हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती हैं। तो इनका सिंटेक्स कैसा होता है, इनको आपने लिखना कैसे है, और फिर ये वेब पेज के अंदर आपको नज़र कैसे आएंगी, तो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लोड की हुई है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट टैग आपने देना है UL के साथ, और इसको आपने टैग को एंड कर देना है यहाँ पे। फिर इसके अंदर आपने लिस्ट आइटम्स जो हैं, अच्छा UL से बनता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये जो इसके अंदर जो आपने डाटा जो है डालना है वो लिस्ट आइटम्स कहलाते हैं। पहला लिस्ट आइटम है मेरे पास LI, इसको आपने स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग दे देना है ट्राउजर्स। दूसरा लिस्ट आइटम है सॉक्स, तीसरा लिस्ट आइटम जो है वो जैकेट्स हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लोड करके आपको दिखाऊं तो ये आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आपको नजर आएगी। अच्छा,
दूसरी किस्म की जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। यही सेम आइटम्स जो हैं ये मैंने इस लिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। और इस लिस्ट को बनाने का तरीका ये है कि OL आपने आपने टैग देना है। ऑर्डर्ड लिस्ट इससे बनता है, तो ये आपने स्टार्टिंग टैग देना है और एंडिंग टैग इसका आपने दे देना है। और लिस्ट आइटम्स जो हैं वो इसी तरीके से आपने ऐड कर देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राउजर्स, सॉक्स और जैकेट्स ऐड की हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। अगर इसको मैं यहाँ पे लोड करूँ तो ये देखें, ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो आपको 1 2 3 की जो है वो शक्ल में आपको नजर आएंगी, जबकि यहाँ पे मैंने 1 2 3 नहीं दिया, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो यूज किया है। तीसरी किस्म की जो लिस्ट्स होती हैं वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बना दी है और इसके अंदर मैंने 2 आइटम्स डाली हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स का टैग है DL, इसको आपने स्टार्ट करना है और एंड कर देना है। फिर आपने DT का जो टैग है उसको आपने स्टार्ट करके एंड करना है। और इसके साथ आपने, मैंने अगर सॉक्स दिया है तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन डाटा जो है वो मैंने दे देना है। ये डिस्क्रिप्शन टाइटल है बेसिकली DT, और ये डिस्क्रिप्शन डाटा है DD। तो सॉक्स की मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दे दी है कि, और दूसरा जो डिस्क्रिप्शन टाइटल है वो है जैकेट, और इसका जो डिस्क्रिप्शन डाटा है वो है कीप्स योर टॉर्सो वार्म। तो ये बेसिकली 2 जो है आइटम्स हैं और उनकी आगे फिर डिस्क्रिप्शन है। ये पहला आइटम है उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये दूसरा आइटम फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इसको अगर मैं यहाँ से सेव करूँ और इसको मैं लोड करूँ तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। सॉक्स इसके साथ डिस्क्रिप्शन नजर आएगी, फुटवियर टू कीप यू वार्म, जैकेट कीप्स योर टॉर्सो वार्म। और इसके साथ अगर मैं ये हाइफन जो है ये ऐड कर दूं, पता चल जाए कि ये जो है ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से इसको मैं लोड करूंगा तो ये आपको इंडेंटेड फॉर्म में आएगा कि इसने इस जो आइटम को इसने इंडेंट करके लिखा है, और ये पता चल रहा है आपको कि ये जो लिस्ट आइटम है या डिस्क्रिप्शन टाइटल है, इसके साथ ये इसका डिस्क्रिप्शन डाटा है। तो इस तरीके से आप जो है ये ऑर्डर्ड लिस्ट्स और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो आप इस तरीके से फीचर्स के अंदर बना सकते हैं। तो आई होप इससे आपको जो है HTML की जो लिस्ट्स हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, बेसिक आइडिया आपको पता चल गया है। ये क्लास है HTML के नेस्टेड एलिमेंट्स की। इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि ये नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे नजर आते हैं, और ये टर्म जो है ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग में क्यों यूज होती है। नेस्टेड एलिमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, अगर मैं यहाँ पर HTML की बात करूँ तो वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो किसी और एलिमेंट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। यानी किसी, अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML के एलिमेंट के अंदर अगर किसी और HTML के एलिमेंट को अगर यूज किया जाए तो ये नेस्टेड एलिमेंट होगा। और ये हायरार्की जो है ये किसी लेवल तक भी जा सकती है, मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट, उसके अंदर एक और एलिमेंट, उसके अंदर एक और एलिमेंट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये जो है ये मैंने पिछली दफ़ा जो है टेबल्स के बारे में बताया था, तो ये वो पेज है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि HTML का जो टैग है यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड होता है। तो इसके अंदर जो है हेड का टैग है, यानी HTML का एलिमेंट है उसके अंदर हेड का एलिमेंट है, उसके अंदर फिर उसके सब एलिमेंट्स हैं, यानी ये मेटा टाइटल का एलिमेंट है, मेटा के टैग्स हैं, मेटा के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नीचे आ जाऊँ तो HTML के टैग के अंदर बॉडी का एलिमेंट है, और इस बॉडी के एलिमेंट के अंदर मैंने H1 की हेडिंग जो है रखी हुई है। H1 का एलिमेंट है, फिर टेबल का एलिमेंट है, फिर उसके अंदर टेबल रोज हैं, टेबल रोज के अंदर टेबल हेडर्स हैं। तो ये कंटिन्यूसली चली जा सकती हैं और किसी लेवल तक भी जा सकती हैं। इनफाइनाइट लेवल तक तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 4 5 6 लेवल तक ये जा सकती हैं। तो जितना ज़्यादा कोड कॉम्प्लेक्स करेंगे इतना ही नुकसान आपको होगा, तो ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये टेबल के जो कंटेंट्स हैं इनके अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, आप इनके अंदर हाइपर लिंक्स भी बना सकते हैं। तो वट एवर कोई एलिमेंट भी किसी और एलिमेंट के अंदर आ सकता है, तो वो नेस्टेड एलिमेंट कहलाएगा। ये क्लास एडवांस्ड HTML की कुछ चीज़ों को कवर कर रही है और इसमें कुछ
आपको मैं एलिमेंट्स बताऊंगा जो कि एडवांस्ड HTML के अंदर यूज होते हैं और जो कि एक फॉर्म की शक्ल बनाते हैं। और इस क्लास में ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि लेबल जो है वो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इनपुट जो है वो कैसे लेते हैं, अगर आपने मल्टीपल जो है मल्टीपल चॉइसेस अगर रखनी है तो उनको आपने कैसे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर आप सिंगल चॉइस देते हैं तो वो कैसे करनी है, और मल्टीपल चॉइसेस अगर देनी है आपने तो उनके लिए चेक बॉक्स कैसे लगाने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है, बटन कैसे बनाने हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मिलके HTML के फॉर्म बनाते हैं। तो चलें आइए देखते हैं कि ये वन बाय वन को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी कि लेबल। तो लेबल को डिफाइन करने के लिए मैं लेबल का एलिमेंट जो है उसका टैग जो है स्टार्टिंग टैग लेबल और उसका एंडिंग टैग लेबल दे दूंगा और उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो टाइप कर दूंगा। तो ये लेबल जो है अगर ये नज़र कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये लेबल जो है ये ऊपर हेडिंग मैंने दी थी और ये लेबल का जो है टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के साथ आ सकता है, किसी भी रेडियो बटन के साथ आ सकता है, किसी भी चेक बॉक्स के साथ आ सकता है, और ये मल्टीपल जो है बटन के साथ इवन जो है आप इस लेबल को यूज़ कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है इनपुट एलिमेंट। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड होती है जो कि आपको यूज़र से इनपुट जो है वो लेने के लिए इनेबल करती है। जैसा कि मैं अगर किसी से फर्स्ट नेम जो है मैंने किसी से लेना है या उसका फुल नेम जो है वो मैंने अगर लेना है तो उसको मैं इनपुट के एलिमेंट को यूज़ करके इस तरीके से, इसका एंडिंग टैग कोई नहीं होता, स्टार्टिंग टैग ही होता है, और उसी इन जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर ही मैं इसको आईडी जो है वो दे देता हूँ कि इस इनपुट जो एलिमेंट है इसकी जो आईडी है वो टेक्स्ट नेम है और इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है। तो ये जो एट्रीब्यूट एक जो है मैं आपको यहाँ पे एक नया टाइप है, इसको आपने टेक्स्ट रखना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो इनपुट फील्ड है ये इसके अंदर टेक्स्ट हमने लेना है। और लेबल जो है, लेबल को आपने यूज इस तरीके से करना है कि लेबल का आपने एलिमेंट डिफाइन करना है, इसको एंडिंग स्टार्टिंग टैग देना है, एंडिंग टैग देना है, और इसके अंदर आपने फॉर का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करना है। फॉर का एट्रीब्यूट यूज करने का मकसद ये होता है कि हम इसको जो है बाउंड कर रहे हैं इस इनपुट टेक्स्ट फील्ड के साथ। तो, तो ये इसके साथ जो है वो कपल हो गया है, बाउंड हो गया है। और इसके अंदर अगर हम लेबल के अंदर जो टेक्स्ट देना है हमने वो एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग के दरम्यान जो ये टेक्स्ट दे देंगे। तो अगर इसको मैं सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूं तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर मैं कोई भी नाम जो है वो इनपुट के तौर पे ले सकता हूँ और उसको फिर हम आगे जो है वो सबमिट कर सकता हूँ। तो ये हो गई जी टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास रेडियो बटन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है एक डिव को बताना भूल गया हूँ। तो ये बेसिकली डिवीजन का जो है शॉर्ट फॉर्म है। किसी भी एलिमेंट के ग्रुप को अगर मैंने बाउंड करना है और कपल करना है और उसको मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ उस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर, जैसे कोई CSS वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर, तो उसको मैं डिवीजन के टैग के अंदर मैं रख दूंगा। और ये डिवीजन का टैग जो है ये डिव के टैग से स्टार्ट होता है और डिव के टैग के ऊपर एंड होता है। तो ये बड़ी एक अच्छी जो है अप्रोच होती है कि आप जो है किसी भी ग्रुप ऑफ आइटम्स को जिनके ऊपर आप एक सिमिलर एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं सच एज अप्लाइंग CSS, तो उसको आप डिव के अंदर रख देते हैं। अगला जो है जी हमारा रेडियो बटन्स है। तो इसकी मैं ज़रा कमेंट्स जो हैं ये मैं ऑफ कर दूं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिव मैंने आपको बता दिया। आगे इनपुट का टैग, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, स्टार्टिंग टैग ही है, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इसकी आईडी RBTN रेड। तो रेडियो बटन रेड मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया और नेम मैंने इसको दी है BTN कलर्स। यानी इसका जो ग्रुप है बेसिकली इन तीनों रेडियो बटन्स का वो BTN कलर्स है। ये नेम जो है ये देने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये नेम नहीं देता तो आप इनको सिंगल चॉइस आप नहीं ले सकते, तो ये सारे जो है रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेबल हो जाएंगे। अगर मैं ये नेम यहाँ पर BTN कलर्स दे देता हूँ, यहाँ पर भी दे देता हूँ, सब के सब जितने भी रेडियो बटन उनको मैं सेम अगर नेम देता हूँ तो फिर एक जो है रेडियो बटन क्लिकेबल होगा, बाकी जो है वो ऑफ हो जाएंगे। तो अच्छा, तो आगे टाइप जो है वो रेडियो दे दूंगा मैं, क्योंकि एक रेडियो बटन है तो टाइप में टेक्स्ट फील्ड की सूरत में मैंने टेक्स्ट दिया था, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रेडियो बटन के अंदर मैं आप यहाँ पे रेडियो दे दूंगा। इसी तरीके से मैं इस लेबल को इसके साथ
जो है वो कपल कर दूंगा कि RBTN रेड जो है उसका लेबल रेड है। इसी तरीके से मैंने ग्रीन रेडियो बटन रखा है, उसको मैंने सेम इनपुट जो है वो रेडियो टाइप दे दी है। इसको मैंने लेबल को मैंने RBTN ग्रीन के साथ इसको मैंने कपल कर दिया और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट ग्रीन दे दिया है। इसी तरीके से ब्लू जो है वो दे दिया है। तो इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके इसको सेव मैंने किया हुआ है। इसको अब मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ कि ये आपको स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगा। तो ये ऊपर मैंने हेडिंग दी थी और ये मेरे वो लेबल्स हैं रेड ग्रीन ब्लू। तो इनके अंदर इनके इनके किसी भी कलर को जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये सेलेक्ट जो है किसी एक को सेलेक्ट करना जो है ये पॉसिबल इसलिए है कि मैंने इनको नेम जो है वो सेम दिया हुआ है, BTN कलर्स और यहाँ पे BTN कलर्स। अगली हमारी जो फॉर्म्स की जो है जो एलिमेंट है फॉर्म का वो है चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्सेस जो होते हैं ये मल्टीपल चॉइस के लिए होते हैं और सिंगुलर चॉइस नहीं होती, मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा जो है वो आप इनपुट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाट डू यू लाइक ईटिंग, तो इसको मैंने एक डिव के अंदर रख दिया और इनपुट मैंने चेक बॉक्स इनपुट टाइप जो है वो चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे रखी है। यहाँ पर भी मैंने टाइप जो है वो मैं इसको एक मिनट इसको आगे मूव कर देता हूँ ताकि ये जो है इनके अंदर सिमिलरिटी आ जाए। ये जो है ये ग्रुप है, अच्छा ये आईडी है ऑप्शन फिश, और ये ऑप्शन फिश के साथ इसको मैंने जो है बाइंड कर दिया है इनपुट के साथ। ये लेबल जो है इसको इनपुट के साथ मैंने ऑप्शन के साथ कर दिया है, ऑप्शन बिरयानी के साथ कर दिया। और यहाँ पर मैंने नेम जो है इनको इन सबको एक ही ग्रुप बनाने के लिए मैंने इनको नेम जो है वो चेक बॉक्स कलर्स दे दिया है। इसको मैं आगे मूव कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और टाइप जो चेक बॉक्स सबको मैंने दे दिया है। इसको अगर मैं सेव करूँ और इसको मैं डिस्प्ले करूँ आपके लिए तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो फिश बर्गर बिरयानी किसी को भी आप मल्टीपल जो है इनको सिलेक्शन एट ए टाइम कर सकते हैं। रेडियो बटन जो होते हैं वो सिंगल सिलेक्शन होती है और ये जो चेक बॉक्सेस होते हैं ये मल्टीपल सेक्शन। उसके बाद है जी बारी आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। आपने अक्सर HTML के फॉर्म्स के अंदर देखा होगा कि आप एक लिस्ट होती है वो नीचे ड्रॉप होती है और उसके अंदर से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप सेलेक्ट का जो टैग है एलिमेंट है इसको यूज़ करेंगे और इसका स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है और इसके अंदर हम दे देंगे जी कि ये DDL कंट्रीज़ है यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रीज़ की है। नेम इसको मैं कंट्रीज़ लिस्ट दे दूंगा। अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल अगर किसी वक्त मैंने इसको किसी लेबल वगैरह के साथ अगर मैंने इसको कंबाइन करना है तो मैं इसको बाउंड कर सकता हूँ, उसके साथ इसको मैं टाइटली कपल कर सकता हूँ। तो इसके नेस्टेड एलिमेंट में यूज़ करूँगा इसका ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन जो है इसका स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग होगा, वैल्यू इसको मैं दे दूंगा पाकिस्तान और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी मैं पाकिस्तान दे दूंगा। और ये वैल्यू बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए होती है। जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ करेंगे तो आपने इस वैल्यू की बेस के ऊपर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को आपने मैनिपुलेट करना है और इसकी वैल्यू को आपने सबमिट करना है किसी भी फॉर्म को, किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की जो है वो प्रोसेसिंग के लिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो अफगानिस्तान है, तीसरा जो है वो तुर्की है। तो अगर इसको मैं यहाँ से सेव करूँ और इसको मैं आपको मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देख लें आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। तो जो ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये वही जो है जो लिस्ट में जो भी मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया वो आ जाएगा सामने, इसका जो सब एलिमेंट है। सबमिट बटन के लिए तो ये जो सबमिट बटन है इसकी इनपुट उसी तरीके से इसका एलिमेंट आएगा जो टैग है इनपुट का, और इसका एंडिंग टैग कोई नहीं होगा। और इसकी आईडी जो है मैं BTN सबमिट कर दूंगा, बटन सबमिट आईडी है इसकी। टाइप जो है वो सबमिट मैं इसकी रखूंगा, जैसे मैंने रेडियो बटन रखा था, चेक बॉक्स रखा था, मैंने इसी तरीके से सबमिट इसकी टाइप रखी है। और इस बटन का काम जो होगा कि ये जितनी भी इनपुट हमने इकट्ठी की होगी वो सारी इस बटन के क्लिक के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन को उठा के वो सबमिट कर देगा। तो इसको देख लेते हैं कि ये सबमिट का बटन है और उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है क्योंकि मैंने पीछे कोई जावास्क्रिप्ट कोई जो है वो चीज़ें अप्लाई नहीं की हुई, तो इसलिए आपको इसके ऊपर कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बटन आपको इस तरीके से नज़र आएगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो चीज़ है
वो है जी क्लिकेबल बटन। इस बटन को क्लिक करके आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आप इवन सबमिट कर सकते हैं। टैग यूज करके ये यूज होगा। इसको टाइप हम बटन देंगे, सबमिट के बजाय हम इसको बटन कह देंगे, और वैल्यू जो है हम इसको कैंसिल दे देंगे अगर जावास्क्रिप्ट के जरिए हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, और आईडी जो है वो हम इसको btn कैंसिल दे देंगे, और अगर इसके जरिए भी हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो अभी जावास्क्रिप्ट को कवर नहीं करता, तो मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये भी आपको इस बटन जैसा ही नजर आएगा, लेकिन ये कैंसिल का बटन है। तो इसके पीछे हम जो है कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो, तो यहाँ तक तो हो गया जी ये फॉर्म्स और उसके एलिमेंट्स। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि इन ही जो है एलिमेंट्स को यूज करके आप एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वो कैसे बना सकते हैं, वो आपको कैसे नजर आएगा। उसको आप फिर मजीद आगे जावास्क्रिप्ट को यूज करके उसको आप सबमिट भी कैसे कर सकते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट को मैं कवर नहीं कर रहा इन क्लासेस में, लेकिन मैं आपको HTML का वो जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो बिल्ड करके दिखाऊंगा विदाउट एनी CSS। ये क्लास है HTML की एलिमेंट्स के हवाले से जो कि फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, और उसके जरिए हम बिल्ड करेंगे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आपको नजर आ रहा है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये बनता कैसे है। मैं बॉडी के अंदर सीधे चला जाऊंगा, और यहाँ पर मैंने ये हेडिंग 2 रखी है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पर ये आपके लिए ज़रूरी है जानना कि हम फॉर्म का एक एलिमेंट इसको जो है टैग को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम एक्शन डिफाइन करेंगे कि इस एक्शन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, जब सबमिट का बटन प्रेस होगा, तो इसने किस वेब पेज को कॉल करना है एक्शन के तौर पे। तो ये जो एक्शन के पेजेस होते हैं ये PHP के भी हो सकते हैं, ASP.NET के भी हो सकते हैं, जावा सर्वर पेजेस भी हो सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल भी हो सकती है। तो इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये एक्शन जो है पेज वो कैसे बिल्ड करते हैं, उसको इसके साथ कैसे लिंक करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये कैसे मैंने लगाया है, लेबल मैंने लगाया है फर्स्ट नेम का, उसके साथ इनपुट की फील्ड दे दी है, जिसकी इनपुट की फील्ड जो है या जो टैग है जो एलिमेंट है उसको मैंने टेक्स्ट रखा है। इसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम, इसको मैंने फर्स्ट नेम दे दिया है अगर मैंने इसको मैनिपुलेट करना है, और प्लेस होल्डर का एक टैग है यहाँ पे आपको नया नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने लग दिया है यूर नेम। तो ये जो प्लेस होल्डर है ये बेसिकली अगर आप यूजर को गाइड करना चाहते हैं मजीद के फर्स्ट नेम के अंदर आपने क्या लिखना है, तो यहाँ पे यूर नेम देखें आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मैं टाइप करूंगा ये हट जाए। इसी तरीके से लास्ट नेम है, और लास्ट नेम के लिए भी मैंने एक लेबल अलग से लगाया है, इसकी इनपुट फील्ड मैंने एक अलग रखी है, और उसको मैंने प्लेस होल्डर के अंदर यूर लास्ट नेम रख दिया है। इसी तरीके से ईमेल के लिए भी मैंने इनपुट फील्ड ली है, इसके अंदर मैंने सेम उसी तरीके से प्लेस होल्डर लगा के मैंने यूर ईमेल यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरीके से है कुछ, और सब्जेक्ट जो है मैं अगर यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग जो है आप देख सकते हैं कि लेबल मैंने लगाया है, और मैंने इसी तरीके से इनपुट फील्ड अलग रखी है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से मैंने मैसेज जो है, मैसेज के लिए मैंने अलग एक जो है लेबल लगाया है, और इस मैसेज इस लेबल को टेक्स्ट एरिया के साथ रखा है। अच्छा यहाँ पे जो है ये ऊपर ये सिंपल टेक्स्ट फील्ड्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा तो इसका स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग होगा, और इसी तरीके से आईडी और नेम आ जाएगा, और मैं इसको कुछ हाइट और विड्थ जो है वो दे देता हूँ। इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, विड्थ भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ हाइट दी है कि ये 200 पिक्सल जो है इसकी हाइट है, और इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ राइट द मैसेज, यानी आपने कॉन्टेक्स्ट अस फॉर्म के लिए अगर कोई मैसेज लिखना तो यहाँ पर आपने टाइप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट एक मैंने लगाई है, जो कि पहले मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इसको आपने कैसे बनाना है। इसके अंदर मैंने कंट्रीज के नाम लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और आखिर मैंने एक सबमिट का बटन लगाया कि जो ही ये सबमिट का बटन जो है, देखिए मैंने सबमिट का बटन जब भी क्लिक किया इसने मुझे उस एक्शन की तरफ ले गया कि जिस एक्शन के तहत मैंने इसको किसी सर्वर पे इसको मैंने पोस्ट करना था। तो क्योंकि ये देखें ये पूरा एड्रेस जो है वो मुझे दिखा रहा है जी कि ये जो एक्शन था उसके पेज जो है मुझे नहीं मिला, क्योंकि था ही नहीं, ठीक है ना। इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए मैंने इसको हैंडल करना था, लेकिन मैंने क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कवर नहीं करना, तो इसने देखें ये फर्स्ट नेम अब्दुल मोइस, लास्ट नेम इसहाक, और एंड करके ये सारे के सारे पैरामीटर उसने अपने जो है साथ लेके उसने सबमिट करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे कोड नहीं लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का या
PHP का या ASP.NET का या जावा सर्वर पेजेस का या jQuery का, तो ये जो है फाइल नॉट फाउंड आ गई है। तो क्योंकि मैंने कोई .NET का पेज नहीं बनाया हुआ था, PHP का पेज नहीं बनाया था, इसलिए ये मुझे एरर रहा है। लेकिन मैं इसको मजीद जो है फिर बैक करके आपको ये दिखा देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट का पेज हमारा इस तरीके से, ये जो पेज कह लें, इसको फॉर्म कह लें, तो ये बन गया। तो अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो इसी तरीके से ये सबमिट भी होगा। अच्छा, इसमें आपको ये टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे होंगे, तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये टेढ़े मेढ़े इसलिए हैं कि मैंने अभी तक इसके ऊपर CSS जो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं वो अप्लाई नहीं की हैं, क्योंकि मेरा इस पूरी HTML को सिखाने में मैंने पहले शुरू से बताया था कि मैं CSS को कवर नहीं करूँगा, तो इसलिए आपको टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं अगला कोर्स जो है वो CSS के साथ लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह, और जिसमें आपको HTML के साथ में CSS ही, मेरा फोकस ही CSS के ऊपर होगा, HTML के ऊपर नहीं होगा। और मैं वो CSS कंप्लीट आपको सिखाऊंगा ताकि आगे ये फॉर्म जो हैं ये ऐसे नज़र ना आए, ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी किसी भी फील्ड के अंदर जो डेवलपर हैं अगर आप, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकें। इसको देखें, आप रिसाइज भी कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज को, इस जो है एंकर को पकड़ के। तो अभी तक के लिए जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं उनको देखने का, वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज, आपके कोई सवालात हैं किसी हवाले से, तो वो आपने नीचे जो है कमेंट्स में ज़रूर पूछना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के जवाब जो है इन टाइम में आपको दे सकूँ। तो इस पूरे कोर्स को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।